बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू एपिसोड रीड करनी है। आई थिंक इट इज़ एपिसोड नंबर चौथी है मेरा ख्याल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए एपिसोड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितनी बड़ी होती है। मेरा तो इरादा था कि ना आज नावल एंड कर दिया जाए, लेकिन मेरी चवल किस्म की दोस्तों ने रल के ना तीन अलग अलग दोस्तों ने तीन अलग अलग जगह से मेरा मूड ख़राब कर दिया। तो फिर हुन जिन्नी पड़ेगी उन्नी ही पढ़ांगे। चलो शुरू करिए। तो मैं ठंड भी लग रही। रिस्पॉन्स तो केड़ा देना। अब काफ़ी देर तो रानिया के पास बैठी इसका ख्याल रखती रही। बाहर शाम होने लगी तो दुरक ने इसे घर चलने की ऑफ़र की। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं। अब्रिश ने इनकार करते हुए कहा। जहमत कैसी? ये मेरी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी सारी ज़िंदगी निभानी है। आधी लाइन इसने दिल में बोली थी। नहीं, आप भी बेकार में तकल्लुफ़ कर रहे हैं। मैं चली जाऊँगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब तो मुझे रास्ता भी पता है। अब्रिश ने मुस्कुराकर माजरत करनी चाहिए। अब इसमें तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं भी घर ही जा रहा हूँ। फिक्र मत करो, तुम पिछली गली में उतर जाना, कोई नहीं देखेगा तुम्हें मेरे साथ। इसके अंदर का डर न जाने कैसे इसके चेहरे पर पड़ चुका था और अब्रिश को पता भी नहीं चला कब वो आपसे तुम का फासला भी तय कर चुका था। अब्रिश ने एक नज़र इसकी तरफ देखा, फिर रानिया से मिलती हुई इसके साथ बाहर आ गई। दुरक ने अपने हाथों से इसके लिए दरवाज़ा खोला और अंदर बैठने का इशारा किया। गाड़ी में इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई, लेकिन जैसे इसने घर में कदम रखा, अब्बा परेशानी से चारपाई पर बैठे थे। कहाँ गई थी? वो गुस्से से पूछने लगे। वो मैं थनक के घर। चटाख। चंगा है, तेरे यही डिज़र्व कर दी सी तू बीबी। इसके अल्फाज इसके मुंह में दम तोड़ के अब्बा ने इतने ज़ोर से उसे थप्पड़ मारा था कि वो उन्हें देख कर रह गई। बेवकूफ़ समझती तू पागल बनाती है मुझे। जिस तरह तेरी बहन मेरे मुंह पर से कालक थोप के भाग गई, इस तरह से तू भी बाहर जाती है। तेरे भी वही काम है। सच बता, कहाँ थी तू? मैं खुद यासर के घर गया, लेकिन वहाँ मुझे यासर और इसकी बीवी ने बताया कि तू सुबह से उनके घर गई नहीं। मैं पूछता हूँ, घर से झूठ बोलकर कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोले। बोल नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब्बा कहा था। एक बार फिर से उठा जब अम्मा बीच में आ गई। क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे? थोड़ा सब्र करें, बता तो रही है। इससे पूछो बेगम कहाँ थी ये, वरना मैं इसकी जान ले लूँगा। ये इस तरह से घर से निकली, वो भी झूठ बोल के। ये तुम्हारी दीवी शय का असर है। याद रखना बेगम, इस बार अगर इसने भी कोई गुल खिलाया तो मैं कसम खाता हूँ खुद भी जहर खा लूँगा और तुझे भी जहर दे के मार दूंगा। अब्बा गुस्से से दहाड़ते बोले, जबकि अम्मा ने इसे अपने सीने में छुपा मार से बचाने की कोशिश करती रही। कहाँ थी तो? अब्रिश, जब से गई है तब से तेरे बाप परेशान है। तेरी ताई आई थी तुझे लेने के लिए। तेरे अब्बा यासर के घर गए थे और वहाँ इन्होंने बताया कि तू वहाँ आई नहीं। बता बेटा, कहाँ थी तू? मुझे पता है तू रानी जैसा गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकती, मुझे भरोसा है। कुछ तो बताओ तो सही, तू कहाँ थी? अम्मा इसे अपने सीने से लगाए इसके आंसू साफ करते हुए पूछने लगे। अम्मा, रानी आपी की तबीयत बहुत ख़राब है, इन्हें किसी अपने की ज़रूरत है। कासिम भाई हर वक्त इनके साथ नहीं रह सकते। डॉक्टर ने इनकी कंडीशन बहुत ख़तरनाक बताई है। मैं इनसे मिलने अस्पताल गई थी। अब्रिश ने रोते हुए सब सच बताया, जबकि माँ एक बेटी का दर्द कम करते हुए दूसरी बेटी की तकलीफ पर तड़प उठी। हाँ, वो कहती थी कि इसे रानी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माँ से ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ सकता है। इसने आहिस्ते से इसकी साइड का दरवाज़ा खोला। मैं बहुत जल्द मैं ले आऊँगा शॉपिंग के लिए। मेरे दोस्त की शादी है, हम वहाँ चलने वाले हैं। वैसे मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अब्रिश और रानिया बहनें हैं। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड और अब्रिश तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, हमारे दोस्त भी कॉमन हो गए। वो इसका हाथ था में बोले जा रहा था, जबकि धनक तो इंतजार करती कि कब वो इसका हाथ छोड़े और वो अंदर जाकर अब्रिश को फ़ोन करके इसे सारे दोपहर की कार्रवाई बताए। कुछ तो बोलो ना, तुम इस तरह से खामोश क्यों? वो इसे खामोश देखकर पूछने लगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप अंदर आए ना? इसने मरवतन पूछा। नहीं, बहुत वक्त हो गया, मैं चलूँगा। 2 दिन बाद तुम्हें लेने आऊँगा शॉपिंग के लिए। तुम मेरी पसंद की शॉपिंग करना, मैं तुम्हारी पसंद की करूँगा। ताबिश ने इंतहाई मोहब्बत से अपने हाथ में थामे हुए इसका हाथ थाम कर लबों से लगाया, जब धनक ने घबरा कर अपना हाथ इसके हाथ से निकाला। चलो फिर मैं चलता हूँ, तुम जाओ अंदर। वो इसे जाने का कहकर वहीं खड़ा हो गया, जबकि धनक खामोशी से इस पर एक आखिरी नज़र डालते हुए अंदर चलेगी। थैंक यू सो मच धनक, अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत दिन मेरे लिए निकालने के लिए। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो मेरे लिए। ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ मेरे साथ, बल्कि ज़िंदगी में बस तुम्हारा साथ ही अच्छा मिला। तुम्हारी ये शर्मा हयात मेरी जान ले लेगी और यकीनन तुम्हारे पेपर्स ख़त्म होने से पहले मैं दुनिया से कूच कर जाऊँगा। वह उस पर हंसता गाड़ी में आ बैठा। एडी छेती नहीं तो कूच कर दा। बहुत हिम्मत करके वो यूँ नहीं आई थी। उसमें से यकीन वसी को पता चल चुका होगा कि इसकी शादी होने वाली है। इसे सब कुछ बता कर भेजा था। वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई तो सामने वसी बाहर आता नजर आया। इस तरह इसे अपने करीब आते देखकर एक सेकंड के लिए हया परेशान हो गई। वसी इसके करीब आकर पूछने लगा, यार क्या हया, इतनी सी बात पर तुमसे इतने दिनों से रूठी हुई थी। अगर इस दिन तुमने बता दिया तो कि तुम्हारी शादी होने वाली तो ये सब ना होता, लेकिन तुम तो मुझे ऐसे अभी इग्नोर करने लगी।
मुझे भी इग्नोर करने लगी, तुमने मुझसे दोस्ती ख़त्म कर ली, क्यों हया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इनकार कर देती तो क्या हम दोस्त नहीं रहते? लड़की, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अपनी शादी के बारे में कहीं ट्रीट ना देनी पड़े, इसलिए, राइट? तो देखो लड़की, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मुझे शादी पर इनवाइट करो और अभी फ़ौरन से ट्रीट दो। चलो बाकी सारी बातें हम कैंटीन में चलकर करेंगे। वसीम इसकी उतरी हुई शक्ल देखकर इसका हाथ थाम कर कैंटीन लेकर चला गया। इसकी मोहब्बत से पहले इसकी दोस्त थी, इसकी शादी होने वाली थी, वो भी इसकी मंगनी बचपन से हो चुकी थी, यानी कि बाद में वसी आया था, तो क्यों वो इसके पहले रिश्ते को बर्बाद करता? अच्छा, एड्डा चंका वसी। हया इसके लिए बहुत खास थी और इसे किसी कीमत पर नहीं खो सकता था। अब वो इसकी मोहब्बत नहीं बन सकती थी, लेकिन वो इसकी दोस्त थी और वो इसकी दोस्ती हमेशा चाहता था। इसलिए कल रात वो अपने दिल को समझाता और फिर आखिर अपने दिल को मनाकर यूनिवर्सिटी आ गई। इसे उम्मीद तो नहीं थी कि हया आएगी, लेकिन हया को देखकर इसे बहुत खुशी हुई। अब हया के सामने से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना था। अच्छा जी, देख लेने कदों तक। अम्मी, खुदा के लिए अब्बा से बात करें, आप ही को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। जा खसमान खा जाके, लानती औरत जी। देखिए मैं, गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आएगा, आप ही ने जो किया इसके लिए वो खुद भी शर्मिंदा है, लेकिन वो मोहसिन जैसे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। कासिम भाई बहुत अच्छे हैं, अब्रिश कब से इन्हें समझाई जा रही थी। तो क्या हम बुरे थे? बुरे हैं हम, जो इसने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया, और अगर अब इसकी इतनी तबीयत ख़राब है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे अब्बा कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे, और अगर तुम इसके घर नहीं जाती तो भी, तो इसको कासिम ने संभालना ही था ना इसे, और कासिम को इसके, इसे और इस कासिम को इसके हाल पे छोड़ दो, तुम अपने पेपर्स पर ध्यान दो। अम्मा इसे डांटती हुई तो बाहर चली गई, जबकि दिल तो अपना भी मचल रहा था बेटी से मिलने के लिए। अब्रिश को समझ नहीं आता आकर इन्हें कैसे मनाए, इन्हें कैसे समझाए कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इस पूरे वक्त में इसे अपनों की ज़रूरत है। तो वो जो अपने बुरा वक्त दिखा के गई, ओदा कुछ नहीं, लानती जी ना होवे दे, मदर टेरेसा जी। तो मैडम चलो शाबाश, इन सब चीज़ों की पेमेंट करो। वसी बड़े मदद से इसके सामने बैठा पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, वो भी इसके पैसों से। वो तो क्या सोच कर परेशान हो रही थी कि जब रेहान के बारे में इसे पता चलेगा तो इसको कितना बुरा लगेगा, और यहाँ ये आदमी इतनी मदद से इसी के पैसों से ठूंसे जा रहा था। वैसे तुम्हें बुरा नहीं लगा ये जानकर कि मेरी रेहान के साथ मंगनी हो चुकी है, हमारी शादी होने वाली है चंद दिनों में? वो न रह सकी तो पूछने लगी, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है यार? तुम इसे चाहती हो, इससे मोहब्बत करती हो, बचपन से तुम इसके साथ जुड़ी हुई हो। मैं तो बाद में तुम्हारी लाइफ में, यकीन करो, अगर तुम इससे मोहब्बत करती हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम करती हो ना इससे मोहब्बत। बस इसकी आंखों में खोजते हुए कहा, हाँ लेकिन मोहब्बत में लेकिन की गुंजाइश नहीं होती है, वहाँ सिर्फ मोहब्बत होती है, और जहाँ लेकिन हो वहाँ मोहब्बत की गुंजाइश नहीं होती। उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, अगर तुम इससे मोहब्बत करती हो तो ठीक है, तुम्हें हक है इससे शादी करने का, इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन अगर तुम इससे मोहब्बत नहीं करती तो अब भी वक्त है। तुम्हारे कुछ ख्वाब होंगे हया, क्या तुम किसी की बीवी बनने का ख्वाब देखा था? क्या तुम्हारी सोच ये थी कि तुम किसी की बीवी बनोगे? क्या कुछ और बनने का ख्वाब नहीं देखा तुमने? बस इसकी आंखों में देखते हुए बोला, न जाने कि मुझे लग रहा है कि रिश्ता तुम अपने माँ बाप की मर्जी से कर रही हो, ना कि अपनी मर्जी से। देखो यार, ज़िंदगी तुमने गुजारी, तुम्हारे वालिदैन ने नहीं। ठीक है, तुम इस लड़के को बेहतर तरीके से जानते हो, वो तुम्हारा कज़न है, बचपन से तुम्हारे साथ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक बेहतरीन हमसफ़र भी हो। अगर तुम इस लेकिन के बिना पर अपनी ज़िंदगी इसके हवाले करने जा रही हो तो बेहतर है शादी से इनकार कर दो। लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम इसके साथ खुश हो सकती हो, सारी ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकती हो, तो बेशक इससे शादी करो, लेकिन एक बार इससे पूछ लो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने इसकी ज़िंदगी में मैंने इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। या इसकी बात काटते हुए बोली, आंखों में बहुत कुछ होता है, ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत ही हो। तुम एक बार पूछ लेना, आंखों की ज़ुबान पर भरोसा करने से बेहतर है कि अल्फाजों पर यकीन किया जाए। आओ एड्डा, तो बेचारा लव गुरु आना, जबकि ख्याल न जाने कितनी देर। चलो खैर क्लास में, वो उठते हुए बोला, खामोशी से चला गया, जबकि हया न जाने कितने देर वहीं बैठी इसकी बातों पर गौर करती रही। गंदा दिमाग चलाना है इस औरत ने, मैंने लग रहा है। इसमें कल लैंडलाइन पर बहुत फ़ोन किया अब्रिश को, लेकिन हर बार इसकी मामा ने फ़ोन उठाया, यही कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं। जबकि घर आते ही आमिर मामूनी से बता दिया कि अजीम यहाँ आया था और अब्रिश के बारे में पूछा था। न जाने अब्रिश पर क्या बीती होगी, न जाने अजीम अंकल ने इसके साथ कैसा सलूक किया होगा। वो तो हर वक्त पता नहीं क्यों उसको डांटते रहते थे। इसने मामी को पूरी बात बताते हुए कहा, अगर तुम मुझे ये बात पहले बता देती तो मैं कहती कि वो तुम्हारे साथ कहीं बाहर गई हुई, लेकिन तुमने बेवकूफ़ी की इंतहा कर दी था ना। तुम दोनों इस तरह से अकेले छुप छुप कर इसे मिलने गए, फिर घर में किसी को पता भी नहीं चलने दिया। मामी ने समझाने के बाद इसे खूब डांटा, लेकिन इसे परवाह डांट की नहीं बल्कि अब्रिश की थी। या अल्लाह, अब्रिश बिल्कुल ठीक हो, इसने दिल से दुआ मांगी। तो कार चक्कर मारा हो, तेरे घर पर जा चक्कर मार दी, तू भी एक मारा। हया घर वापस आई तो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रेहान इसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन ना जाने कि उसे लग रहा था कि इन सब चीज़ों से बेजार हो चुकी है। शायद वो शादी को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। जो बंदे ने नसीब ਦੇ छितर लिखे हो ना, जुतियाँ लिखियां होन, तो फिर इदा दे हाल होंगे है, फिर बाजारी होंगी है। क्या बात है यार, तुम इतनी परेशान क्यों? कोई मसला है तो मुझसे शेयर करो। वो बाहर लॉन में सीढ़ियों पर बैठी ताज़ा फूलों को देख रही थी जब रेहान इसके करीब आकर बैठा। कुछ नहीं रेहान, मैं बस सोच रही थी कि अब थोड़े अरसे में मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। मामा, बड़ी मामा, मेरे सारे फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी, ये फूल सब कुछ। वो उदास लहजे में बोली, जबकि इसके उदास लहजे पर मुस्कुरा दिया। मामा और छोटी मामा से मिलने के लिए हम अक्सर आया करेंगे। तुम अपने सारे दोस्तों के नंबर ले लेना और हर रोज़ ढेर सारी बातें करना। फिर हम जब यहाँ आया करेंगे तो इनसे ज़रूर मिलने जाया करेंगे। मैं तुम्हारा वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूँगा, जहाँ तुम्हारे बहुत सारे नए दोस्त बन जाएंगे।
ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਤੇ लानती ਨੂੰ ਉੱਥੇ दाखिल करा देता, इतने ज़रूर तुझ भेजना सी। और जहाँ तक फूलों का सवाल है तो तुम्हारी ये शिकायत भी मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगा, बस तुम अपना मुंह ठीक करो। तुम्हें देखो मामा और छोटी मामा बहुत परेशान है, इन्हें लगता है कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो और इन्हें क्या पता कि तुम इन छोटी छोटी बातों को सर पर सवार के बैठी हो। चलो अब जल्दी से मुंह ठीक करो और बाहर आकर सबके साथ बैठो। तुमने गौर भी किया कि घर में सब लोग कितना परेशान है? वो इसे समझाते हुए इसके करीब से उठा, जबकि हया ने एक नज़र अंदर बैठी सोबी और साइमा को देखा था जिनका ध्यान इन्हीं की तरफ था। इन्हें देखते हुए ज़रा सा मुस्कुराई। अपनी इस बेजा टेंशन की वजह से वो अपनी माँ को कितनी तकलीफ दे रही थी, लेकिन अब और नहीं। वो शादी से बहुत खुश है, इसने अपने दिल को समझाया। वो बस की बातें अपने दिमाग पर हावी नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक बात तो थी जहन में कि क्या वो वाकई रेहान से मोहब्बत करती है? क्या रेहान इसका मिस्टर राइट है? और भावें तेरा मिस्टर राइट होवे, लेकिन तू ओहदे वास्ते बड़ी वड्डी सज़ा बनेगी जो उन्हें मिली थे। अम्मी मैं वादा करती हूँ अब्बा को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस आप मेरा साथ दें। देखिए प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है आप ही के लिए। अगर मैं इनके पास नहीं गई तो सारी ज़िंदगी पछताऊंगी कि मैं इनके बुरे वक्त में इनका साथ नहीं दे सकी। प्लीज़ अम्मी जान मान जाए, देखिए मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, प्लीज़ मान जाए। अब्रिश पिछले 2 दिन से मुसलसल इनकी मिन्नतें की जा रही थी। रानी की हालत का सोचते हुए अम्मी को मानना ही पड़ा, लेकिन उन्होंने शर्त भी रखी कि अब्बा को इस बारे में वो खुद सब कुछ बता देंगी। अम्मी से इजाज़त लेकर वो खुशी खुशी घर से बाहर निकली, लेकिन घर से बाहर निकलते से ख्याल आया कि फिर अस्पताल का एड्रेस तो खो चुकी है और कासिम के भी घर का ही नंबर इसके पास है। खामोशी से वापस आकर अंदर जाने लगी जब इसे दुरक का ख्याल आया, क्यों ना वो दुरक की मदद ले ले। दुरक का नंबर तो इसके पास था नहीं, लेकिन इसे पता था कि दुरक अभी घर पर ही है। इसने एक नज़र दरवाजे के अंदर झांक कर देखा, अम्मी किचन में कुछ करने में मसरूफ़ थी। वो खामोशी से घर में दाखिल हुई और सीढ़ियाँ चढ़ गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। कौन? अंदर से आवाज़ आई। मैं हूँ अब्रिश, वो हल्की सी आवाज़ में बोली तो दुरक ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। अब्रिश वास्ते तो दुरक दरवाजे दे विच ही बैठा होंदा। हाँ बोलो, कोई काम था? इसे अपने सामने देखकर दुरक की खुशी की कोई इंतहा ही न थी। वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा, क्या आप मुझे आप ही वाले हॉस्पिटल में छोड़ सकते हैं? वो क्या है ना कि वो एड्रेस मैंने गुम कर दिया और ज़ुबानी मुझे याद नहीं, इसका नाम क्या? वो मैं ड्राइवर को क्या बताऊंगी? अगर आप नहीं चल सकते तो आप मुझे एड्रेस दोबारा बता दें। मैंने कासिम भाई को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन इनका नंबर नहीं लग रहा। शायद वो लोग घर पर मौजूद नहीं है और मेरे पास सिर्फ घर का ही नंबर है। अब्रिश ने तफसील से बताया तो वो मुस्कुरा दिया। ये कोई मसला हुआ? तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, मैं पिछली गली में जाती हूँ, आप वहाँ आ जाइएगा। वो जल्दी से बोली, क्योंकि वैसे बता नहीं सकती थी कि इसका बाप इस मामले में इस पर शक करता है और अपने बाप से इतनी बड़ी बात छुपाकर वो जा रही है एक गैर लड़के के साथ। ये बात इसके बाप को पता चल जाए तो वैसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देगा। जिंदा ज़मीन च गड़न वाले काम तो तेरे अपने हैं, मेरा बस चले तो मैं तेन जिंदा ज़मीन च गाड़ दें। ओके तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वो मुस्कुराकर बोला। अब्रिश खामोशी से सीढ़ियाँ उतरती दोबारा दरबार से बाहर निकल कर पिछली गली की तरफ जाने लगी। इसे इंतज़ार करते हुए मुश्किल से 2 मिनट ही हुए थे कि दुर्ग गाड़ी लेकर आ गया। अब्रिश पानी दे। अब्बा ने घर के अंदर दाखिल होते ऊंची आवाज़ में अब्रिश को पुकारा। अब्रिश घर पर नहीं है, अम्मा ने पानी का गिलास देते हुए कहा। कहाँ गई है? यासिर के घर? अब्बा ने पानी पीते हुए पूछा। नहीं, अस्पताल गई है, रानी के पास। अम्मा ने सच बताया। रानी की तबीयत बहुत ख़राब है, ऐसे में से किसी अपने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने इसकी हालत बहुत ख़तरनाक बताई है। अब्रिश ने बहुत मिन्नतें की मेरी, तो मैंने इसे इजाज़त दे दी। मैं जानती हूँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा इस बात पर, लेकिन मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। मैंने अम्मा भी बोल रही थी कि अब्बा ने हाथ उठा कर खामोश करवा दिया। अगर इजाज़त दे दी है तो अब सफाइयाँ क्यों दे रही हो? अब्बा पानी का गिलास वहीं टेबल पर रखकर घर से बाहर निकल गए, जबकि अम्मा खामोशी से इन्हें जाते हुए देखती रही। रानी और कासिम अब्रिश को देखकर बहुत खुश हुए थे। रानी को आज वापस घर शिफ्ट कर दिया गया था और अब्रिश के साथ ही वापस आई थी। डॉक्टर ने कहा कि आप रानी को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, कभी भी एक नन्हा मेहमान इनके घर में आ सकता है, लेकिन रानी को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। रानी ने भी सारे ख़ानदान को पढ़ने पाया, हर किसी को पढ़ने पाया इस औरत ने। ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह से सूप बनाया जाता है ना आप सफाई का ख्याल रखती हैं और ना ही आप ठीक से चीज़ें इसमें ऐड कर रही हैं। जाए, मैं बना लूँगी। मुलाजमा काम से जान छुड़ाते तेज़ काम कर रही थी। अब्रिश गुस्से से इस पर भड़क उठी। एक तो पहले रानी की तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से इतनी बेहतियाती। इसने फैसला किया कि जब तक रानी ठीक ना हो जाए वो यहाँ से जाएगी नहीं, लेकिन वो जानती थी कि अब्बा इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। लेकिन अब वो रोज़ यहाँ आ सकती थी, लेकिन मसला इसके पेपर्स का था जो अगले 2 दिनों में शुरू होने वाले थे, जिसकी वजह से वो परेशान थी। लेकिन कोई भी परेशानी इसकी बहन की सेहत से ज़्यादा बड़ी ना थी। छड़ दे पेपर, दफ़ा कर, तू की करना पेपर दे के, तू बहन पाल बह गए। वसी का फ़ोन आया तो इस हया ने उठाया। तुमने पूछा रेहान से कि वो तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं? वसी का पहला सवाल यही था। मैंने बताया ना कि मुझे पता है कि वो मुझसे मोहब्बत करते, तो इस तरह से बार बार एक सवाल करने का फ़ायदा है? इसकी एक ही बात की रट ने हया को तपा दिया। हया, मैं तो सिर्फ पूछूं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और वैसे भी पूछने में कोई हर्ज नहीं है। परसों निकाह है तुम्हारा, क्या सोचा इसके बारे में तुमने? क्या तुम ऐसे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी खुश रह सकती हो जो तुमसे मोहब्बत ही ना करता हो? ये तुम्हारे दिल में जिसके लिए कोई जगह ही नहीं है। हया, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बार सोचो तो सही कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दोगी।
ये ज़िंदगी रोज़ रोज़ नहीं मिलेगी है, इसे अपने तरीके से गुजारो। किसी की बीवी बनने से बेहतर कि कामयाब इंसान बन जाओ। एक लड़की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ खुद मुख्तारी होती है। क्या वो शादी के बाद तुम्हें नौकरी करने देगा? अगर तुम कामयाब होती तो क्या तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी? हर काम है पैसों के लिए नहीं किया जाता। कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ख्वाब होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा ख्वाब सिर्फ यहाँ की बीवी बनकर रहना है। लानतिया, तू तो जिद्दां तेरे वास्ते हाँ कर देंदी, तू तो फिर हमेशा गर्लफ्रेंड ही रखना सी, तू बीवी नहीं बनाना सी। बेगैरत आदमी, तू उदा दी गंदी देन वाली हो। असी ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि हया फ़ोन को घूरते हुए इसी की बातों को सोच रही थी। वो जानती थी कि अब्बा सब कुछ जान चुके, लेकिन ना तो अब्बा ने इस बारे में इससे कुछ पूछा और ना ही अब्रिश ने कुछ बताया। सब कुछ खामोशी से चल रहा था। और फिर इसके पेपर शुरू हो गए। अब्रिश और धनक का सारा ध्यान इनके पेपर्स पर था। जब एक दिन घर वापस आते हुए धनक ने अपने घर में ताबिश को देखा। आओ बेटा, ताबिश कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाना चाहता है। परसों इसके दोस्त का निकाह है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, लंच में तुम्हें बाहर से करवा दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। कल मेरा इंग्लिश का पेपर है, जिसे तैयार करते करते मेरी जान हल्कान हो जाएगी और आप मुझे भेज रही हैं। धनक ने किचन में आकर कहा। मामी ताबिश के लिए चाय बना रही थी। बेटा तुमने कौन सा इंग्लिश में पास हो जाना, तुम्हारे रिजल्ट से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ से तुम पास नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि ज़िंदगी के इम्तिहानात के बारे में सोचो। चलो जाओ फटाफट जाकर चेंज करो, अब ताबिश की शॉपिंग पर जाओ, मामी ने हुक्म दिया। मेरा क्या, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं फेल होगी तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। वो मुंह बनाते हुए बाहर निकली। धनक काफ़ी खुश नजर आई थी, जिसे फेल होने का बहाना मिल गया। जल्दी से तैयार हुई और बाहर आ गई। ताबिश ने एक नज़र इसकी तैयारी को देखा। सादा सी लॉन की ग्रीन ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप से पाक चेहरा, आज तो आंखों में काजल भी ना था, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अच्छा जी। पापा की तरफ से खामोशी ने से एक किस्म की इजाज़त दे दी थी। अब वो रोज़ रानिया के लिए आती थी और सारा दिन रानिया का ख्याल रखती। चलो रानिया ने भी मुफ्त दिन करानी लब गई। वो बहुत खुश थी कि अब्बा और अम्मी ने रानी की तरफ से अपना दिल नरम कर लिया, लेकिन इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि इस लड़की का ताल्लुक सिर्फ तुमसे, हमसे नहीं। जबकि अब्बा ने तो ये भी कहा था कि इस घर में रानी का जिक्र बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, लेकिन इसे इसके घर जाने से टोकते नहीं थे। और इस बात को लेकर बहुत खुश थी। खुदा का शुक्र था कि अभी से रानी के घर आने के लिए चुप छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो पुरसुकून अंदाज में आती और खामोशी से लौट जाती। धनक आज अपने शौहर के साथ शॉपिंग पर गई थी, इसलिए अब्बी से अकेली आई। लेकिन तुरक को यहाँ देखकर इसे हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई। वो इसे थैंक यू बोलना चाहती थी, इसने इसकी इतनी मदद की। अच्छा लड़का, अब्रिश ने दिल ही दिल में सोचा। बहुत अच्छा। मेरे दोस्त की बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं आज इसकी खैरियत मालूम करने जाने वाला था। तुम साथ चलोगी? ताबिश ने अपनी मर्ज़ी से खूब सारी शॉपिंग करवाई। हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से ली थी और ज़बरदस्ती से चीज़ें पसंद करवा के अपने लिए शॉपिंग की थी। किसकी तबीयत ख़राब है? धनक ने पूछा। तुम जानती हो उसे, रानिया, कासिम की वाइफ, तुम्हारी सहेली की बहन। ताबिश ने बताया तो वो खिल उठी। क्या सच में हम रानिया अपी के घर जा रहे हैं? अगर आप मुझे घर से बता देते तो मैं अब्रिश को भी साथ ले आती, वो भी अपनी बहन से मिल लेती। लेकिन है, अब तो वो कभी भी अपनी बहन से मिल सकती है, क्योंकि इसे घर से इजाज़त मिल गई है। तो चलें। इसकी बात खत्म होने के बाद ताबिश ने इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए बोला। चले ना, मैं तो जाऊंगी। धनक चहकते हुए बोली, जब ताबिश ने गाड़ी से गिफ्ट निकाल के दी। ये क्या? पैक शुदा गिफ्ट को देखते हुए धनक ने पूछा। तुम्हारे लिए फ़ोन। दरअसल मैं तुम्हारे घर फ़ोन जब भी करती हूँ तो तुम्हारी मामी उठाती, इसलिए सोचा कि क्यों ना तुम्हें फ़ोन गिफ्ट कर दूँ, ताकि मैं जब मेरा दिल चाहे मैं तुमसे बात कर सकूँ। ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो यह गिफ्ट तो तेने पहले ही नहीं देना चाहिए सी। मैं नहीं लूँगी, मामी डांटेंगी मुझे। इसने फ़ौरन फ़ोन उठाकर इसकी गोद में रख दिया। क्या हो गया धनक, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, वो तुम्हें क्यों डांटेंगी? अच्छा अगर डांटा तो वापस दे देना। ताबिश ने इसके हाथ में फिर से गिफ्ट दिया, जो इसने हाँ में सर हिलाते हुए रख दिया। अगर इन्होंने मुझे डांटा तो मैं सारे इल्ज़ामात आप पर लगा दूंगी। धनक ने अपनी प्लानिंग पहले बता दी। नो मसला, जो चाहे कर लेना। और धनक बेताबी से गिफ्ट निकाल कर मोबाइल देखने लगी। अब्रिश ने सबके लिए चाय बना कर दी। वो काफ़ी खुश नजर आ रही थी। उसका सहारा होने जाने की वजह से रानिया भी काफ़ी मुतमिन हो गई थी। जबकि दुरक का बार बार अब्रिश को देखना, इसकी मदद करना हमेशा इसके लिए तैयार रहना रानिया को बहुत कुछ समझा गया था। इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि अब्रिश दुरक से दूर ही रहे। वो नहीं चाहती थी कि जो गलती रानिया ने की वो अब्रिश करे। अपने माँ बाप बहन से दूर रहकर जीना कैसे कहते हैं, ये रानिया इन 4 सालों में समझ गई थी। वो सब कुछ अब्रिश के साथ होते हुए नहीं देख सकती थी, जबकि हर वक्त अब्रिश और दुरक पर नज़र रखना कासिम की आंखों से भी छुपा न रहा। आप करतूत को लेते तो दूसरे नज़र रखो, भी सही है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर कासिम उठकर दरवाज़ा खोलने लगा, जबकि सामने ताबिश और धनक को देखकर इसे बहुत खुशी हो रही थी। जबकि धनक बिना हिचकिचाए रानी के पास जा पहुंची, जबकि अब्रिश को यहाँ देखकर वो खुशी से चीख भी मार दी। इसकी खुशी बता रही थी कि अब्रिश की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, जबकि दुर्ग इसे आंखों के इशारे से बता रहा था कि ये वही लड़की है जिससे वो इसे मिलाना चाहता था। निकाह वाले रोज़ भी वो इसे ठीक से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन दुर्ग की पसंद से भी वाकई बहुत खुशी हुई। वो काफ़ी देर कासिम के घर पर है और फिर ताबिश ने अब्रिश को चलने की ऑफ़र की, जिस पर दुर्ग का काम बन गया। लेकिन जब तक ताबिश के बने हुए मुँह की इसके बने हुए मुँह की वजह समझता, तब तक अब्रिश तैयार हो चुकी थी। दुर्ग का मुँह बन गया, काम नहीं बनया इसके साथ जाने के लिए। तू भी हमारे साथ ही चल, तेरी भी मंजिल वही है। क्या बाद में अकेला जाएगा? ताबिश ने ऑफ़र की तो मुस्कुराया। कासिम, मैं सुबह यहीं से अपनी गाड़ी ले जाऊंगा, फिलहाल कंपनी अच्छी मिल रही है। वो मुस्कुराते हुए कासिम से मिला था, जबकि कंपनी कहते हुए दुर्ग का अब्रिश की तरफ देखकर मुस्कुराना रानिया को मजीद डर में मुब्तला कर गया। चल ऐसी डर देना, मार जा तू भी।
सुखी होएगी सारी दी जिंदगियां, सिर्फ कासम दी खराब होएगी। खैर है कासम दी। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी। सुबह इसका निकाह था। वो अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। बस वसी ने जो कुछ इसे बताया था वो इस पर अमल नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि इसके बाद इसकी फैमिली पर क्या गुजरेगी, लेकिन वो सारी ज़िंदगी का एक ऐसे इंसान के साथ नहीं हो सकती थी। रेहान इसका मिस्टर राइट नहीं था। वो सारी ज़िंदगी सिर्फ रेहान की बीवी बनकर नहीं गुजारना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती थी। लाख लानत, मैं क्या सी ना स्कंदी ने कोई ना कोई जान चाड़ना, अपना नाम बनाना चाहती थी। और ये रेहान के साथ ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि कल ही इसने रेहान से पूछा था कि वो शादी के बाद इसे जॉब करने की इजाज़त देगा, जिस पर इसने साफ लफ्ज़ों में इनकार किया। इसने कहा था कि वो इन मर्दों में से नहीं जो अपनी बीवियों को दूसरों को ऑफिस में कमाने के लिए भेज देते हैं। वो एक गैरतमंद इंसान, और इसकी गैरत इस बात की गवारा नहीं करती कि इतना कमाने के बाद अपनी बीवी से जॉब करवाए। और इस जवाब के बाद हया को यकीन हो चुका था, वो इसके साथ एक आज़ाद ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकेगी। इसके पास आज रात का वक्त था, जिसमें या तो इसकी आज़ादी थी या सारी ज़िंदगी के लिए कैद हो जाना था। मामा और बड़ी मामा को वो बाद में बता दे, मना लेगी, शायद बाद में वो रेहान को भी समझा पाए, लेकिन वो जानती थी अगर इस वक्त इसने इनकार किया तो ज़बरदस्ती इसकी शादी इसके साथ करवा दी जाएगी। और हया आज़ाद होने का फैसला कर लिया था, और वैसे इस फैसले में इसका भरपूर साथ दे रहा था। बड़े लानती लोग ने वैसे दोनों रे दोनों। ताबिश, कासिम और दुरक ने पूरे निकाह की जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। रेहान को आज भाइयों की कमी महसूस न हुई, क्योंकि इसके पास भाइयों जैसे 3 दोस्त थे जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए हर चीज़ परफेक्ट की थी। रहने तो नहीं आ सकी लेकिन ताबिश धनो को अपने साथ ले आया था। यहाँ आने से पहले इसने अब्रिश को कहा कि पेपर की तैयारी करे, कल हम खूब नकलें मारेंगे, क्योंकि इंग्लिश थनक के सर के ऊपर से गुजर जाती थी और वो हमेशा से इस मामले में अब्रिश से मदद लेती थी। सारा इंतजाम मुकम्मल था। मौलवी साहब के आते निकाह की तकरीब शुरू होने वाली थी। रेहान की ज़िंदगी में वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार वो बचपन से कर रहा था। इसकी शफाफ मोहब्बत इसके निकाह में शामिल होने जा रही थी। मौलवी साहब ने पहले रेहान की निकाह की कार्रवाई शुरू की। इसकी रजामंदी जानने के बाद वो हया के कमरे में है, लेकिन कमरा खाली देखकर सभी परेशान हो गए। दुल्हन के जोड़े के साथ एक नोट पर लिखा पड़ा था। सोबिया ने कांपते हाथों से इस नोट को उठाया। इससे पहले कोई इस नोट को खोलकर पढ़ती, रेहान ने इसे थाम लिया। आई एम सॉरी रेहान, मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। शायद आप लोग मुझे कभी माफ़ ना करो, लेकिन मैं ज़िंदगी में सिर्फ रेहान की बीवी बनकर नहीं रहना चाहती, मैं हया बनना चाहती हूँ। मिसेज़ रेहानी, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रेहान ने धड़कते दिल के साथ नोट को अपनी मुट्ठी में भेजा। रोई नहीं छोटी मामा, कुछ नहीं होगा, मैं हया को वापस लेके आऊँगा। आज ही इसने सोबे को थामते हुए कहा, जबकि वो हया को कहाँ से लाएगा, कहाँ से तलाश करेगा, वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन हया की इतनी बड़ी इंतहाई गलती करने की इजाज़त वो कभी नहीं दे सकता था। इस वक्त गुस्से और नाक का मसला बनाने की वजह से सिर्फ ये पता था कि हया किसी भी मुसीबत में फंस सकती है। इसे अपनी सी मासूम सी हया को वापस लाना था। इसे कोई भी इंतहाई कदम उठाने से रखना था। मासूम सी यानी लानती सी हया का है। किसी भी हाल में कागज़ हाथ में लिए वो फ़ौरन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी स्टार्ट करके कहीं चला गया, लेकिन कहाँ कोई नहीं जानता था। पीछे लोग बातें कर रहे थे। सोबी और जायमा खामोशी से इन्हें सुन रही थी, जबकि कासिम, दुरक और ताबिश इन्हें हौसला दे रहे थे। रेहान पागलों की तरह हर जगह हया को तलाश कर रहा था, लेकिन वैसे कहीं नहीं मिल रही थी। इसने हया के हर दोस्त के घर पता किया, जिससे वो जानता था, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर इसके घर की डायरी में था, इन सब के पास गया, लेकिन हया कहीं नहीं थी। मेहमानों में बात बनना शुरू हो गई कि अचानक दुल्हन कहाँ गायब हो गई। जबकि सोबे की तबीयत अचानक बिगड़ती जा रही थी। इतनी रुसवाई, इतनी बदनामी इन्होंने अपनी बेटी की तरफ से तो कभी नहीं सोची थी। वो तो इस शादी से इतनी खुश थी। वो तो हमेशा से जानती थी कि इसकी शादी रेहान के साथ होनी, तो फिर ऐसा क्या होगा कोई कदम उठाने पर मजबूर हो गई। हमेशा एडी खुश सी ते जेड़ा ब्याह तो हफ्ता पहले दा सोग पिया सी, ਉਹ नहीं नज़र आंदा सोबिया ਨੂੰ नहीं सी। ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या इसने एक बार भी अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा? क्या एक बार भी इसके दिमाग में बात नहीं आई कि इसके जाने के बाद इसकी माँ पर क्या बीतेगी? और वो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर चाहने वाली ताई, जब वो दुनिया का सामना करेगी तब इस पर क्या बीतेगी? क्या हया ने एक बार भी अपने के बारे में नहीं सोचा? क्या इसने रेहान के बारे में नहीं सोचा था? सोबे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और हया का कोई कोई पता नहीं चल रहा था। ताबिश, ये सारे लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हया भाग गई? कहाँ भाग गई है वो? क्या वो सच में घर से भाग गई है? वो कब से मेहमानों को आपस में बातें करते हुए सुन रही थी। ताबिश के पास आके जो कमरे में था, सोबिया को डॉक्टर भी इंजेक्शन लगा कर गया था और वो उनका ख्याल रख रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था ना कि अचानक वो लड़की कहाँ चली गई और इस तरह का कदम उठाएगी। इस तरह तुम सोच भी नहीं सकता था। ना जाने क्या वजह हुई होगी, ना जाने क्या हुआ होगा। रेहान तो इससे बहुत मोहब्बत करता है, तो हया ने ऐसा कदम क्यों उठाया? दुआ करो वो किसी गलत हाथों में लगने से पहले वापस मिल जाए। वरना इसकी ज़िंदगी जहन्नम से बदतर हो जाएगी। अब क्या रेहान भाई इसे कबूल कर लेंगे, एक भागी हुई लड़की को? मैंने तो सुना कि भागी हुई लड़की को कोई नहीं अपनाता। तो कह रेहान भाई अब हया से शादी नहीं करेंगे? क्या वो किसी और से मोहब्बत करती थी? वो ताबिश को देखकर पूछने लगी। मुझे नहीं पता धनक, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं नहीं जानता कि रेहान हया से अब शादी करेगा या नहीं, लेकिन हया ने बहुत बड़ी गलती की है। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। भाई काफ़ी अंधेरा छा चुका है, मामू और मामी परेशान हो रहे होंगे। वो धनक का हाथ थामे इसे बाहर ले आया था।
जबकि कमरे में सोबिया इनकी सारी बातें सुन चुकी थी। हर किसी की ज़ुबान पर हया मौजू गुफ्तगू बनी हुई थी, लेकिन सोबिया के दिमाग में बस एक यही बात गूंज रही थी कि क्या रेहान भागी हुई लड़की से शादी करेगा, और यही सवाल इन्हें मज़ीद डिप्रेशन में मुब्तला कर रहा था। बनता तो नहीं रेहान का ब्याह करना, हुण ही यार ना करे ना जिदे को भज के गई है, जिसने साथ दिया उसका। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अब्रिश दरवाज़ा खोलने लगी। शायद तुरक होगा। वैसे तो रात तुरक के आने तक दरवाज़ा खुले रहता था, लेकिन आज वो अपने दोस्त की शादी पर गया था। इसने कहा था वापस नहीं आएगा, इसलिए अंधेरा शुरू होने से पहले अब्रिश ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। लेकिन इसने दरवाज़ा खोला तो सामने तायम्मी और तायब्बू को खड़ा देखा और परेशान हो गया। अस्सलाम वालेकुम तायब्बू, अस्सलाम वालेकुम तायम्मी, अंदर आए। इसने दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बुलाया, जबकि वो शर्मिंदगी से सर झुका कर आहिस्ता से कदम अंदर उठा रहे थे। आज तो किसी ने इसके नंगे सर होने पर भी कमेंट ना किया, वरना तायम्मी तो बोले बगैर रहती नहीं थी। अब्रिश, मुझे ज़रा तेरे अम्मी अब्बू से बात करनी, तो अंदर जा, तायब्बू ने कहा तो वो फ़ौरन ही अंदर चली गई और तायब और तायम्मी और अब्बा से बातें करने लगे। ना जाने क्या बात थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई थी। या अल्लाह, मेरे लिए कोई इम्तिहान ना, और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। या खुदा कहीं तारीख ना लेने आए हो, कहीं मोहसिन वापस तो नहीं आने वाला, कहीं ये लोग शादी तो नहीं करवाने वाले। वो परेशानी से मुसलसल कमरे में ठहर रही थी। या अल्लाह, रहम कर मुझ पर, चंद दिन की तो आज़ादी के गुजारने दे। मोहसिन जैसे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी कैसे रहूँगी। वो रोते हुए दुआएं मांगने लगी। रेहान हर तरफ पता करके 10 बजे के करीब वापस आए। सब मेहमान जा चुके थे और कुछ करीबी रिश्तेदार थे जो घर पर ही रुके थे, लेकिन मरहम लगाने के लिए, नमक छिड़कने के लिए। सोबे की तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने इन्हें भी अस्पताल शिफ्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो अस्पताल जाने से साफ इनकार कर चुकी थी। इन्होंने बस ये कहा था कि मुझे बस एक बार हया की शक्ल दिखा दो, मैं इससे पूछूं क्या कहाँ मेरी तरबियत में कमी रह गई। वो रोते हुए बोली। जब रेहान ने समझाया कि वो जल्दी हया को वापस ढूंढ लाएगा, और इनकी बिगड़ती हालत देखकर इनकी ज़िद की परवाह न करते हुए ज़बरदस्ती अस्पताल ले आए। सोबी ने बहुत मना किया, बहुत ज़िद की, लेकिन रेहान के सामने इनकी ना चली। एक को पहले परेशान हो तो अपनी ज़हनी टेंशन दवो तुसी ओनू। तायब और तायम्मी जा चुके थे बिना किसी शोर शराबे के। न जाने क्या बात हुई वो नहीं जानती थी। अगर कुछ पता था तो बस इतना कि तायब और तायम्मी कोई अच्छी खबर सुनाने नहीं आए थे, क्योंकि वो दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। न जाने क्या हुआ था। अब्बा बाहर चारपाई पे बैठे थे जब अब्रिशन के लिए पानी लेके आई। सब कुछ ठीक तो है अब्बू, आप इतने परेशान क्यों? वो न रह सकी तो पूछने लगी। मौसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया अब्रिश। इसने दुबई में जाकर वहाँ की एक लड़की से शादी कर ली और वापस नहीं आना चाहता, बल्कि हमेशा के लिए वहीं रहना चाहता है। इसने सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप को भी तकलीफ दी है। भाई साहब और भाभी बहुत परेशान है, और अब तेरी शादी मोहसिन के साथ नहीं होगी। वो लोग यही बताने आए थे कि मोहसिन अब पाकिस्तान लौट कर नहीं आएगा। अब्बू आहिस्ता आहिस्ता बता रहे थे, जबकि अब्रिश के दिल पर बोझ कम होता जा रहा था। इसे लगा जैसे इसे कैद से रहाई मिल गई, इसकी ज़िंदगी आज़ाद होगी, लेकिन अपने बाप के सामने वो इस खुशी का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। छोड़े अब्बू, आप अपनी हालत ख़राब करें, भूल जाएं ये सब कुछ। ना ही मैं किसी से खफा हूँ और ना ही मुझे इस बात की तकलीफ़ हुई। मैंने मोहसिन के बारे में भी कुछ सोचा ही नहीं था, कि मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में ही सोच रही थी। यकीन करें, मेरे दिल में मोहसिन के लिए कोई बात नहीं थी जो मुझे ये खबर सुनकर बुरा लगा। आप परेशान ना, अपना बीपी हाई ना करें, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। अब इनके करीब से उठकर अंदर चली गई। दिल में उठती ठंडी नरमाहट इससे अंदर तक पुरसकून करी थी। न जाने क्यों इसका दिल चाहा कि वो दुरक इसके करीब और इसे गुड न्यूज़ सुनाए। लेकिन दुरक कोई क्यों? इसकी बेस्ट फ्रेंड धनक थी। रात के 10:30 बजे थे इस वक्त इसके घर जाना मुमकिन न था, और इतनी अच्छी खबर के बाद सारी रात अब्रिश को नींद आना नामुमकिन था। अगर वो चाहती तो धनक को मैसेज करके बता सकती थी, लेकिन वो इसके सामने बैठकर इसके एक्सप्रेशंस देखना चाहती थी। इसने जल्दी से अब्बू की दवाइयाँ निकाली और इन्हें देने लगी। अब्बू, आप परेशान ना हो, इंसान को वही मिलता जो उसके नसीब में लिखा होता, और मोहसिन मेरा नसीब नहीं था। वो तो शुक्र है कि सिर्फ मंगनी हुई थी तो मोहसिन दुबई चला गया। अगर मोहसिन शादी के बाद या निकाह के बाद जाता तो सोचें क्या होता। ये तो अल्लाह की करम नवाजी है कि हमें पहले सब कुछ पता चल गया। अल्लाह ने इसी में मेरी बेहतरी लिखी है। वो इन्हें दवाइयाँ खिलाकर इस पर चादर ठीक करती बाहर आ गई, जबकि आज वो पहली रात जो मंगनी के बाद वो सुकून से बिना किसी डर बिना किसी खौफ में थी। धनक ने घर आते सबको हया के बारे में बताया कि वो भाग गई। मामी तो तौबा तौबा कर रही थी कि कैसी लड़की है जिसने अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल ना किया। जबकि निकाह में रेहान बहुत अच्छा लगा था। अच्छी तो हया भी लगी थी, लेकिन वो खामोश थी। मामू ने बस इतना ही कहा कि अल्लाह सी औलाद को हदायत दे। माँ भी अब कह रेहान भाई हया से शादी करेंगे। वहाँ पर लोग कह रहे थे कि भागी हुई लड़की से कोई शादी नहीं करता। तो क्या अब रेहान भाई भी इसे शादी नहीं करेंगे? और बहन मामी के साथ लेटते हुए बोली, पता नहीं बेटा, लेकिन सबको रुस्वा करके घर से भागने वाले लोगों की ये दुनिया इतनी सजाएं देती है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। खैर, तुम ये सारी बातें मत सोचो, आराम से सोचो, मामी ने सब बताते हुए कहा, जबकि इनकी खुद सोचे रहे हया के इर्द गिर्द घूम रही थी।
रात के 2 बज रहे थे, एक बार फिर से हया को हर तरफ ढूंढकर अस्पताल आया, जहाँ इसका इंतजार करते हुए इसकी माँ के लिए सोबिया को संभाल ली थी। ये कहते सोबिया ने बंदा ना सुन दी मेरे मुँह चो, इन्हें वखरा सारा टेंशन देती हुई है। कहीं कुछ पता चला? मामा ने इसे पूछा। नहीं मामा, कुछ पता नहीं चला कि मैं ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसने एक नज़र दूर कर आबिश को देखा, जिसके साथ हया को ढूंढने में इसकी मुकम्मल मदद कर रहे थे। लेकिन न जाने हया किस कोने में जाकर छुप गई थी कि कहीं को पता नहीं चला था। अभी वो यही सोच रहा था कि जब इसका फ़ोन बजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंस्पेक्टर खान बात कर रहा हूँ, क्या हम रेहान से बात कर सकते हैं? इंस्पेक्टर ने कहा। जी मैं रेहान ही बात कर रहा हूँ, रेहान ने कुछ सोचते हुए कहा। इंस्पेक्टर का फ़ोन इसे कैसे आ सकता है? अभी तक तो इसने हया की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। हमारे पास यहाँ एक लड़की मिली जिसका नाम हया है। फिलहाल वो लड़की अपने होशो हवास में नहीं है कि अपने बारे में कुछ बता पाती, लेकिन इसके पास जो मोबाइल था इस पे आखिरी नंबर आपका था। क्या आप सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं? हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इंस्पेक्टर सीरियस अंदाज में बोला। जबकि रेहान परेशान हो चुका था, कहीं हया को कुछ हुआ तो नहीं, हया के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ तो वो सोबिया को क्या जवाब देगा? वो बिना कुछ बोले अस्पताल से निकलने लगा। जब सोबिया ने अपने कमरे में बुलाया, डॉक्टर की परमिशन नहीं थी, लेकिन सोबिया की जिद करने पर डॉक्टर ने इजाज़त दे दी। रेहान, मैं नहीं जानती मेरी हया इतनी बड़ी गलती कैसे करके, वो नादान है। पता नहीं इसके दिमाग में घर से भागने का फतूर कहाँ से आ गया। ज़रूर किसी ने इसे बहकाया होगा, ज़रूर किसी ने इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। मेरी हया से गलती हुई है तो मेरी हया को इस गलती की सदा मत देना। मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रही हूँ, लेकिन हया से अपना नाम अलग मत करना, इससे निकाह करने से इनकार मत करना, वरना तेरी छोटी माँ मर जाएगी। मैंने हमेशा से इसे समझाया, हर हाल में इसका मुकद्दर रेहान है, जाने कैसे वो। रेहान, वादा करो मुझसे कि तुम हया का साथ नहीं छोड़ोगे, तुम हर कदम पर इसके साथ रहोगे। वादा करो मुझसे कि तुम इसे इसकी नादानी की सज़ा नहीं दोगे। वादा करो मुझसे। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली तो रेहान ने ना चाहते हुए भी इनके हाथ पर अपने लब रख दिए। आप बेफिक्र हो जाए छोटी मामा, हया को इसकी गलती की सज़ा नहीं मिलेगी। सारे हया को नहीं मजबूर करी जो, वो जैसी भी हो, जिस भी हालात में, मैं इसे अपनाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस यू। वो इनके माथे पर लब रखता अपने उठकर बाहर निकल आया और इसे सीधी सिटी अस्पताल जाना था। कमरे में टहलते हुए सुबह आने का इंतजार करती। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन एक सुबह थी जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज तो दुरक भी यहाँ नहीं था। अब तो तक तो रानी भी सोच चुकी होगी वो किसे फ़ोन करे, किसे अपनी खुशी का इजहार करे। थोड़ी देर आकर बैठी, चल कर पाँव में दर्द होने लगा था, लेकिन खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो जानती थी कि इसके माँ बाप इसका रिश्ता टूटने की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन अपनी खुशी का क्या करती, जिसे इंसान से इसकी जान छूट चुकी थी, कि मौसम जैसे इंसान से इसकी जान छूट चुकी थी। इसकी ज़िंदगी आज़ाद हो चुकी थी। अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से गुजार सकती थी। बहुत खुश थी, लेकिन चाहकर भी अपनी ये खुशी अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। रेहान अस्पताल में पहुंचा तो हया के सर पर पट्टी बंधी थी। वो बिल्कुल अपने होश हवास में नहीं थी, बिल्कुल खामोशी से बैठी थी। इसकी खामोशी रेहान जैसे इंसान के अंदर कुछ छेड़ रही थी, चीर रही थी। वो बिना इसे मुखातिब के इंस्पेक्टर से मिला। सर, ये मोहतरमा एक लड़के के साथ पाई गई। शायद इनका प्लान घर से भागना था, लेकिन अफसोस के हाईवे पे जब ये दोनों जा रहे थे तब हाईवे पर इनका एक्सीडेंट हो गया। लड़की तो बच गई, लेकिन लड़का मौके पर ही जाँ भाग हो गया। लड़के का नाम शायद वसी था। हमने पता करवाया कि कॉलेज का स्टूडेंट था, इन्हीं की क्लास में पढ़ता था। लड़के के दोस्त थे यहाँ पर उज़मा और अंसर। इस लड़की और इंसाफ वसी जिनका इंतकाल हो गया, इनके दोनों आज निकाह करवाने वाले थे। शायद ये दोनों भाग कर शादी करने वाले थे। लड़के के मोबाइल से तो हमें इसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता चला, बस इन दोनों दोस्तों के बारे में पता चला। जबकि लड़की के मोबाइल से हमें आपका नंबर मिला। लड़के की मौत हो चुकी है, इसलिए हमने तफ्तीश के लिए नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वो इसका दोस्त था और हया कहीं भागी नहीं थी, घर से बता कर गई थी वो कहीं कहाँ जा रही है। वो किसी के निकाह में जा रही थी। और एक्सीडेंट तो होते ही रहते। इंस्पेक्टर कोई ज़िंदा रहता, कोई मर जाता, और मरना तो सबको ही है। इतनी बात को इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेहान के साथ लहजे ने हया को इसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। वो किसी की मौत के बारे में इस तरह से बोल रहा था। पहले मेरा अबरीश ने खून साड़िया, हुन लान थी हया भी कदों थी खून साड़ी जा रही मेरा, बेहया। खैर, जिसे मरना था मर गया। अब इस लड़की का नाम हर तरफ से काट दे, हया का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसने अपनी जेब से चेकबुक निकालते हुए साइन किया और इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया। आप बेफिक्र हो जनेहान साहब, इस केस में बच्ची का नाम कहीं नहीं आएगा। अब जो मर गया सो मर गया, मरने वालों के साथ मरा नहीं चाहता, इंस्पेक्टर ने कहकर लगाते हुए कहा। तो रेहान ने डेस्क पर बैठी हुई हया का हाथ थामा और इसे घसीटते हुए बाहर निकल आया। छोड़ दे मेरा हाथ, नहीं जाना मुझे आपके साथ। आप इंतहाई गिरे हुए और घटिया इंसान है। किस तरह से आपने इस इंस्पेक्टर का मुंह बंद करवा दिया, सिर्फ चंद नोटों से? बहुत अमीर है आप, किसी की ज़िंदगी खरीद सकते हैं। मर गया वो लड़का, पर आपने कितनी आसानी से कह दी कि मरने वालों के साथ मरना नहीं चाहता। आप किसी की मौत का मजाक उड़ा रहे थे, इसके जनाजे पर कह के लगा रहे थे। आपको एक बार शर्म नहीं आई तक गिरते हुए? रेहान चिटाख, हया न जाने भी क्या क्या बोलने वाली थी, जब रेहान के थप्पड़ ने इसका मुंह बंद कर दिया। हाय हाय हाय, तालियां रेहान हंसते, 1 मिनट रुको, पहले रेहान हंसते तालियां बजणगियां। रेहान ने दिल खुश कर देता। 2 चंडा होर मार टका टका के। क्या कहा तुमने? मैं किसी की मौत पर कह के लगा रहा था, किसी के जनाजे का मजाक उड़ा रहा था?
हाँ उड़ा रहा था मैं मजाक, हाँ लगा रहा था कह के, क्योंकि मुझे नफरत है इस वजूद से। हाँ मुझे नफरत है इस बेजान वजूद से जो मेरे घर की इज्जत को 2 कौड़ी का करने जा रहा था, जिसने मेरे घर की इज्जत को इस तरह से बेमोल के। नफरत है मुझे तुमसे, जिसने एक बार भी अपनी माँ और अपनी बड़ी माँ के बारे में नहीं सोचा, एक बार नहीं सोचा कि इन पर क्या बीतेगी। हया गिरा हुआ मैं नहीं, गिरी हुई तुम हो। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से, क्योंकि घर से भागी हुई लड़की इज्जत के काबिल नहीं होती, घर से भागी हुई लड़की किसी के काबिल नहीं होती। और अब किसी किस्म की नरमी की उम्मीद मत रखना मुझसे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा घर से भागी हुई लड़की की औकात क्या होती है। मैं तुम्हें शहजादी बना के रखना चाहता था, तुम्हें अपने दिल की सल्तनत की मलका बनाना चाहता था, लेकिन तुम तो बांदी बनने के काबिल नहीं हो। आप खामोशी से मेरे साथ अस्पताल चलो और अपनी हालत दुरुस्त करो। यहाँ से जाते हुए तुम्हारे चेहरे पर इस आशिक की मौत का सोग ना देखूं, क्योंकि अगर मेरी नज़रों ने तुम्हें इसका सोग मनाते देखा तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वैसे घसीटते हुए गाड़ी में डाल चुका था, जबकि इसकी बात और सख्त लहजे ने हया को बिलक बिलक कर रोने पर मजबूर कर दिया। रो अपनी जान नु बह के। वो अस्पताल आई, सोबिया की हालत देखकर परेशान होगी। जायमा सवालिया अंदाज में से देख रही थी जब रिहान ने कह दिया कि वो किसी दोस्त के साथ अस्पताल में थी जो इस दुनिया में नहीं रही, और इसी दोस्त की वजह से वो घर से बिना बताए गई थी। वो रिहान ने पढ़ने के बाद अपनी जेब में डाल लिया था। इस खत में क्या लिखा था रिहान के अलावा कोई नहीं जानता था, और ना ही इस तकलीफ से वो अपने घर में से किसी को गुजरने दे सकता था। लेकिन सोबिया को यकीन था कि ज़रूर वो घर से भाग गई, और तब से सोबिया की ऐसी हालत थी। अपनी माँ की हालत देखकर हया बेहद रो रही थी, जबकि रेहान अस्पताल के इंतजाम हैंडल कर रहा था। सोबिया जिद में आकर किसी डॉक्टर को इलाज नहीं करने दे रही थी। एक तो अंदियाँ जिद्दां फाड़ के, नहीं चंडा मारो फाड़ के। हया के सर पर चोट देखकर जायमा ने पूछा तो रेहान ने कह दिया कि रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इसे काफ़ी चोटें लगी। माँ का दिल था अपनी बेटी की हालत देखकर तड़प उठा, जबकि जायमा को अपने आप से मोहब्बत करते देखकर हया शर्मिंदगी की आखिरी गहराई तक पहुंच चुकी थी। या खुदा, ये मैं क्या करने जा रही थी। जायमा ने इसे सीने से लगा के वो सोच कर रहेगी। आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी माँ की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद थी। हया का रो रो कर बुरा हाल था। जब भी अपनी माँ की देखती आंसू अपने आप इसकी आंखों से छलक पड़ते। कितना बुरा किया था इसने अपने घर वालों के साथ। वो कौन सा वसी से मोहब्बत करती थी, इसी की वजह से वसी इस दुनिया में नहीं रहा था। वो तो बस इसके साथ एक आसान ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, एक आज़ाद ज़िंदगी जिसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो। लेकिन हुआ क्या, इसकी वजह से बस वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर वो नहीं मानती तो शायद वसी जिंदा होता। एक तरफ वसी की मौत का दुख, दूसरी तरफ इसकी माँ की नाजुक हालत। सोबे का ब्लड प्रेशर शूट कर चुका था, लेकिन अपना इलाज कराने की जगह वही जिद लेकर बैठी, जब तक हया का निकाह रेहान से नहीं हो जाता वो किसी डॉक्टर को अपने आप को छूने तक नहीं देगी। एक टीका ठोको इनू तो फिर पता लग जाएगा इनू सारा, डॉक्टर ने छूने नहीं देगी। डॉक्टर भी तेरे मारे जा रहे ना तेन राच करने वास्ते, छूने वास्ते। डॉक्टर ने मजबूर होकर कहा कि अगर मजीद इनकी हालत बिगड़ी तो इनकी जान बचाना भी मुश्किल हो सकता है। इनकी जान को रिस्क में ना डालें, उनकी ख्वाहिश पूरी कर दें। चंगा इमोशनल ब्लैकमेल करो जी मुंडे नू। खुदा के लिए मामा क्या हो गया आपको, आपकी छोटी मामा की हालत देखें। ऐसी हालत में आपको शादी की पड़ी है। हो जाएगी शादी में, कोई इनकार तो नहीं कर रहा, लेकिन हालात देखें। अगर छोटी मामा को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो वो इस हद तक डिप्रेशन में कि वो इससे आगे रेहान से कुछ भी ना बोला गया। ताबिश और दुरख हर तरह से इसका साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे। रेहान समझने की कोशिश करो, इसकी यही जिद है कि वो तभी इलाज करवाएगी जब तुम्हारा निकाह हया से हो जाएगा। हया इसकी इकलौती बेटी है बेटा, इसे पुरसकून तो महफूज देखकर अपनी जिद छोड़ देगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जायमा ने इसे समझाया तो वो खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद ताबिश को मौलवी का इंतजाम करने का बोला। नहीं बड़ी मामा, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप मामा की हालत तो देखें। मामा ठीक हो जाए, मैं वादा करती हूँ मैं शादी कर लूँगी। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये शादी भी मुमकिन नहीं है। वो जायमा के सामने हाथ बांधे इन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो हया और मेरी जान, मैं जानती हूँ एक तरफ तुम्हारी जान से अजीज़ दोस्त इस दुनिया में नहीं रही, दूसरी तरफ तुम्हारी माँ। लेकिन अपनी माँ को इस हालत में देख सकती हो क्या तुम? देखो हम भी मजबूर हैं। मैं भी इस कंडीशन में तुम्हें कभी शादी के लिए फोर्स नहीं करती, लेकिन सोबिया की हालत देखो। वो जिद लगा के बैठी कि जब तक निकाह नहीं हो जाता वो किसी डॉक्टर को अपने कमरे में नहीं आने देगी। एक तो मैंने रेहान को इतनी मुश्किल से मनाया, और एक तरफ तुम हो जो देखो अपनी माँ की हालत। और समझो अगर हमने इसकी जिद पूरी ना की तो अल्लाह ना करे कुछ पूरा भी हो जाए। मामा ने समझाते हुए कहा तो हया बेबस होकर आंसू बहाने लगी। निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हुई है। हया एक बार फिर से बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इसकी माँ पुरसकून थी। डॉक्टर ने इनका इलाज शुरू कर दिया, जबकि निकाह से पहले निकाह के बाद रेहान ने आंख उठाकर भी इसकी तरफ नहीं देखा। इसका काबिल ही नहीं, इसी के अलावा देखा जाए शायद इसके पास अब नफरत के अलावा कुछ भी ना था। मोहब्बत भी कितनी बेहतर चीज़ है, हद से बढ़ जाए नफरत तो नफरत में बदल जाती। रेहान की मोहब्बत भी नफरत में बदल गई थी हया की एक गलती की वजह से। क्या कर दिया था इसने? 19 साल का रिश्ता तोड़कर किसी के साथ नया रिश्ता बनाने जा रही थी, ये जाने बगैर कि इसमें रिश्ते में कितने रिश्ते टूट जाएंगे। रेहान के दिल का रिश्ता टूट चुका था। वो इसका शौहर होकर भी इसे मुंह फेर चुका था, और इसे अपने नाम देकर भी इसके से इजहार नफरत कर चुका था। वो इसे मलका बनाना चाहता था अपने दिल की, लेकिन हया ने खुद ही अपना मुकाम गिरा दिया। उसी के लिए बोले कि रेहान के अल्फाज इसके दिल पर लगे थे, लेकिन यहाँ पहुँच कर हया समझ चुकी थी कि यहाँ इससे बड़ी गलती किसी ने नहीं की। और हया रेहान की शुक्रगुजार थी कि इसने अपनों की नज़रों में गिरने से बचा लिया, लेकिन फिर भी वो इसकी नज़रों से गिर चुकी थी। ये तो क्या कह रही है अब्रिश, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या सच में मौसी ने शादी कर ली? मेरे कान कुछ गलत तो नहीं सुन रहे?
धनक का बस चलता तो वो नाच नाच कर पूरे मोहल्ले को सुनाती, लेकिन इसकी बात खत्म होने से पहले अब्रिश ने इसका मुंह पकड़ कर इसे मुंह बंद करने का इशारा किया। लेकिन धनक ऐसा नहीं चाहती थी, वो तो इतनी खुश थी कि कोई इंतहा नहीं। मोहसिन ने वहाँ शादी करी, लेकिन अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से, इसलिए ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। अब्रिश ने इसे पूरी बात बताई तो वो दिन तो वो मुँह बसोर कर अपनी खुशी का गला घोंट गई। कल हम दोनों रानी आपी के घर जाकर वहाँ सेलिब्रेट करेंगे ये खुशी, तुम्हारी आज़ादी। दिल खुश धनक ने जोश में कहा तो अब्रिश मुस्कुरा दी, लेकिन अपने माँ बाप की खामोशी उदासी से बहुत महसूस हो रही थी। वो दोनों पेपर देकर बस वाले अंकल को ही बताकर कि आज वो दोनों रानी के घर जा रही है, इन्हें भेजकर रानी के घर के रास्ते की तरफ आई। जाने कोई रिक्शा या कोई टैक्सी मिली जानी थी। अल्लाह अल्लाह करके आज इनके पेपर्स खत्म हुए तो अब अपने वादे के मुताबिक अब्रिश मोहसिन के साथ रिश्ता टूटने की खुशी में रानी के घर जाकर धनक को पार्टी देने वाली थी। रानी अभी इसके रिश्ते टूटने की बात से बहुत खुश थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके माँ बाप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। लेकिन वह नमाज के बाद दुआ करती थी कि इसकी बहन को कोई बहुत अच्छा हमसफ़र मिले, कासिम से भी अच्छा, क्योंकि मोहसिन जैसे इंसान के साथ रहना एक बहुत ही मुश्किल काम था। ये बात रानी से बेहतर कौन जानता था जो इसकी मंगेतर बनकर 4 साल रही थी। अब इन दोनों ने घर के अंदर कदम ही रखा था कि धनक का फ़ोन बज उठा। जबकि ये नंबर एक ही इंसान के पास था तो वो खूब अच्छे से जानती थी कि फ़ोन पर कौन है। और फ़ैन पैक से निकालते हुए अब्रिश को ऐसे शक्की नज़र से देखने से शर्मिंदा कर गया। जीजू को मेरा भी सलाम कहना, शरारत से कहती से तन्हा छोड़कर अंदर जा चुकी थी। जबकि ताबिश के नाम पर इसे क्यों शर्म आई थी वो खुद भी नहीं जानती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुना है आज तुम्हारा आखिरी पेपर था, पेपर ख़त्म हो गया, तो नो टेंशन, अब तो मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ ना। इस दिन इसका पहला पेपर था, इस दिन इसका फ़ोन आया था जिस पर इसने ताबिश से कहा था कि इसके पेपर होने वाले फ़ोन बंद कर देगी क्योंकि इसकी मामी का ऑर्डर है। जबकि जैनब ने कहा कि पेपर अच्छे से देने तो ये गेम्स वगैरह बंद कर दो। हाँ लेकिन इन्होंने गेम्स का कहा तो धनक ने फ़ोन ही बंद कर दिया। ये बात मामी ने फ़ोन करके अलग से ताबिश को बताई थी। लेकिन अचानक क्या था, इस लड़की में कोई इसकी कोई भी बात ताबिश को कभी बुरी नहीं लगती थी। ताबिश ने इस बात का भी बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, बल्कि 10 से 15 दिन इसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा। पर आज आखिरी पेपर के बाद वो अपना फ़ोन लेके गई थी आके कॉलेज की सहेलियों के साथ तस्वीरें बनाए, क्योंकि इन पेपर्स के बाद अब इनकी मुलाकात 3 माह बाद होनी थी। वैसे तो कॉलेज मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, तो आज बड़ी मुश्किल से इसने इजाज़त ली थी और आखिर इसे अपनी सहेलियों को इतना महंगा फ़ोन भी तो दिखाना था। जी हाँ, आज पेपर ख़त्म हो गए, अब आप फ़ोन कर सकते हैं, धनक ने आहिस्ता से जवाब दिया। इतने दिनों के बाद फ़ोन करने पर वो भी लाशौरी तौर पर इसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद उन्हें काफ़ी दिन हो चुके थे, शायद वो इसे मिस कर रही थी, शायद नहीं यकीनन वो इसे मिस कर रही थी। तो क्या ख्याल है, मामा को भेजूँ तुम्हारे घर? ताबिश ने मुस्कुराती आवाज़ में कहा। हाँ भेज दे, आपकी मामा बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, धनक जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया था, इंशाल्लाह कुछ दिनों में तुम्हारे घर पर मुलाकात होगी, ताबिश ने कहते हुए फ़ोन काटा, जबकि इसकी बात का मतलब वो समझ नहीं पाई थी। तो इदा ही रुखसत होई ना, तेन समझ कुछ नहीं आनी। सोबिया को अस्पताल में एक हफ्ता रुकना पड़ा। रेहान हर रोज़ अस्पताल जाती तो है अभी थी, लेकिन सोबिया से देखते अपना मुंह फेर लेती। वो इससे बात नहीं करती थी और ना ही इसकी तरफ देखना चाहती थी। इसकी नाराज़गी साइमा की समझ से बाहर थी। वो हर मुमकिन कोशिश से समझा चुकी थी कि, लेकिन न जाने क्या बात थी कि वो ऐसे बात करने को तैयार ही न थी। इनके निकाह को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन रेहान ने अब तक इससे बात नहीं की थी। सामा भी बहुत परेशान थी, वो भी इसकी बेरुखी नोट कर रही थी। पहले तो हर वक्त इसे मतवज्जा करने की कोशिश करता, हर वक्त इससे बातें करने लगता, लेकिन अचानक रेहान को क्या हुआ था। पहले तो बहुत परेशान थी, लेकिन अब सोचने लगी कि शायद वो सोबी की तबीयत को लेकर परेशान है। लेकिन ये सोच भी ज़्यादा दिन न चल सकी, क्योंकि सोबी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। आज ही वो लोग सोबिया को घर वापस लेकर आए थे और रेहान ने कहा था कि वो कल ही कराची के लिए निकल रहा है। जहाँ इसकी बात सोबिया को परेशान करिए, वहीं साइमा हैरान रहेगी। अब इसके निकाह को मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ, रुखसती तक नहीं हुई और वापस जाने की बात करे। साइमा बहुत परेशान थी। रेहान को समझा कर थक चुकी थी, लेकिन हर बात की एक ही बात कि वहाँ बहुत काम है। मामा कितने दिनों से काम का नुकसान हो रहा है, मुझे वापस जाना है। रुखसती हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे अहम चीज़ तो निकाह थी, निकाह हो गया, बात ख़त्म करेंगे सब कुछ। रेहान ने इनकी बात पर उकता कर कहा। ऐसे कैसे ख़त्म करूँ रेहान, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? निकाह हुआ है तुम्हारा, इसकी माँ देखो बेचारी बिस्तर पर पड़ी और तुम हो किस इस हाल में छोड़कर जाना चाहते हो। तुम्हें चाहिए कि सोबिया को ठीक करने के लिए, इसका ज़हनी दबाव कम करने के लिए कुछ करो। तुम हो कैसे हालात में से छोड़कर जा रहे हो, कैसे बेटे हो तुम रेहान? इस औरत ने तुम्हें अपने सीने से लगाकर पाला और इस मुश्किल वक्त में तुम इस तरह इसका साथ छोड़कर जा रहे हो। मैं हरगिज़ तुम्हें इस तरह का कोई फैसला नहीं करने दूंगी। आहो जेड़ा सीने ना ला के पाले हो ना, लै भी तो लिया हर जाना। मैं आज ही सोबिया से हया की रुखसती की बात करती हूँ। मुझे यकीन है हया को तुम्हारे साथ खुशबाश बसता हुआ देखेगी तो इसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, बीवी है तुम्हारी, और वैसे भी हम निकाह के फ़ौरन बाद रुखसती करने वाले थे, तो वो तो सोबिया की तबीयत ख़राब होगी जिसमें हमें ये सब कुछ इतना तरफ अफरा तफरी में करना पड़ा। लेकिन अब मज़ीद नहीं, आज सोबिया से रुखसती की बात करूँगी। ज़ायमा ने अटल फैसला करते हुए कहा। मामा मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं फ़िलहाल रुखसती के हक़ में नहीं हूँ, इसने समझाना चाहा।
रेहान तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं जो कह रही हूँ ना वो बिल्कुल ठीक है। तुम अभी यहाँ रुको, 1-2 दिन में चले जाना अपनी बीवी को साथ लेकर। जायमा ने इसकी बात काटते हुए बाहर का रास्ता लिया, जबकि वो अपनी माँ को ये भी नहीं बता सकता था कि एक बार दिल से उतरा हुआ शख्स जहाँ हमारा मन चाह भी ही क्यों ना अपना मुकाम वापस हासिल नहीं कर सकता। और अब हया रेहान के दिल से उतर चुकी थी। मामा देखिए, मैं आपके लिए सूप बना कर लाई, इसे पी लें, आप ठीक हो जाएंगी। मोहब्बत ना से लेकिन वसी इसका बेहतरीन दोस्त है, जिसकी मौत से बहुत सदमा लगा था, लेकिन दूसरी तरफ रेहान की बातों ने वैसे बहुत हर्ट किया। लेकिन शायद वो सब कुछ इस वक्त ज़रूरी था। हया को इस केस से निकालने के लिए रेहान को मतलब ही होना पड़ा। हया रेहान का पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ चुकी थी, लेकिन शायद हया की बात को कभी रेहान समझ सके। हाँ, शायद रेहान नहीं समझ सकता था कि इसकी दुल्हन निकाह के दिन घर से क्यों भागी। हया जानती थी कि इसने बहुत बड़ी गलती की और ऐसी गलती की कोई माफ़ी नहीं होती, तो बस फिर बैठी रहे। लेकिन इसने तो अपनी ज़िंदगी सुधारने की एक छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इस छोटी सी कोशिश में ना सिर्फ इसका बेस्ट फ्रेंड इसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा, बल्कि इसकी माँ भी इससे रूठ जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे, चली जाओ यहाँ से। सोबिया ने गुस्से से चेहरा फेर लिया। मामा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको इस हाल तक पहुँचाने वाली मैं ही हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी। ये तो सिर्फ हया ही जानती थी कि अपनी माँ को मौत के मुँह में देखकर वो किस हद तक तड़पी थी। वो शर्मिंदगी की कौन सी गहराई में जा पहुंची थी। अपनी माँ को मरते देखकर इसे अपने ख्वाब, सपने, सब उम्मीद सब बेमोल लगे। हाँ, ये सच था कि वसी की शादी के बाद शायद इसकी माँ और ताई अम्मा इसे माफ़ कर देती, लेकिन इतनी बड़ी गलती के बाद इसकी माँ को कुछ होता था तो क्या वो अपने आप से कभी नजरें मिला पाती? अपनी माँ की मौत का सोचते हुए इसके रोंगटे खड़े हो जाते। सोबिया बस करो, बच्ची कब से माफ़ी मांग रही है, तुम्हें अंदाज़ा भी है? हया की दोस्त इस दुनिया में नहीं रही, वो सदमे से गुजरी और ऊपर से तुम्हारी हालत पर अब तुम इससे रूठ कर बैठ गई हो। मैं समझ सकती हूँ हया ने जो किया वो गलत था, इसे घर से निकलने से पहले हम सबको बता कर जाना चाहिए था, लेकिन बच्ची है सोबिया, गलती होगी, तुम माँ हो, इस तरह से मुंह फेरी हो इससे। इधर देखो मेरी तरफ। जायमा ने हया के हाथ से सूप का बाउल लेते हुए सोबिया के अपनी तरफ देखने का कहा और साथ ही सूप का स्पून बढ़ाते हुए इसके मुंह की तरफ ले गई। मैं कल ही अपनी बेटी रुखसत करना चाहती हूँ। सोबिया ने जैसे सूप पीना शुरू किया, इन्होंने बात शुरू की, जबकि इनकी बात सुनने हया परेशानी से कभी बड़ी मामा को तो कभी अपनी माँ को देखने लगी। मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती और ना ही मेरा बेटा, वो रुखसती चाहता है। साइमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सोबिया को जैसे यकीन है रेहान कैसे एक भागी हुई लड़की से शादी करने के लिए इतना बेताब हो सकता है। कल तक तो वो इसे अपनी नफरत का इजहार कर रहा था, कैसे वो इसकी रुखसती के लिए तैयार हो सकता है? अनगिनत सवालात हया के जहन में घूम रहे थे, जबकि वो अपनी माँ की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या आप भी रेहान शादी के लिए मान गया? वो हया से शादी करना चाहता है? क्या इसने खुद आपसे कहा? सोबी को दिल से यकीन ना है, जबकि वो अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखकर हया खामोश होगी। और नहीं तो क्या, इसकी इजाज़त के बगैर तो तुम्हारी बेटी की रुखसती मांगने नहीं आ गई ना। भाभी मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी पर किस एहसान की बात कर रही तुम सोबिया? हया तो मेरी बेटी है, हमेशा से तो मेरे पास ही आना था। सोबिया इनके सामने हाथ बांधने लगी तो जायमा ने फ़ौरन इनके हाथ थाम लिए। अब जल्दी से अपनी तबीयत ठीक करो, आखिर मैंने अपनी बहू का जोड़ा लाने भी तो जाना है। जायमा ने मुस्कुराते हुए सोबिया को गले लगाया। इसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, इसका जहनी दबाव शायद हया की शादी के लिए था। हया की शादी का सुनकर इसके चेहरे पर जो रौनक आई जिसे देखकर जायमा अंदर तक पुरसकून हो चुकी थी, लेकिन वही सुकून हया के चेहरे पर कहीं भी ना था। आजकल अब इसका आमना सामना बहुत कम ही होता था। वो ज़्यादातर अपने पेपर्स में बिजी रहती, वो अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था। ताबिश के आए दिन कोई ना कोई मीटिंग रहती, जिसकी वजह से वो काफ़ी बोर हो रहा था। इसका इरादा वापस लंदन जाने का था, लेकिन इस अब्रिश के बारे में सोचते हुए वापस जाने का सोचने नहीं चाहता था। तो जा तो सही, तेरे पीछे देखी हूँ कि अब्रिश का ब्याह हो ना, लेकिन अभी से पता चला कि इसके बाबा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमार है हॉस्पिटल में, इससे मिलने की ज़िद कर रहे हैं। वो नहीं जाना चाहता था, ना ही शख्स का सामना करना चाहता था, ना ही इसकी शक्ल देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसने ताबिश को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। सुबह से मीटिंग के बाद बोर ही हो रहा था, इसलिए कासिम के घर चला आया और दरवाज़ा खोलते जब अब्रिश को अपने सामने खड़ा देखा, एक पल के लिए अपनी बेचैनियों में सुकून होता था महसूस हुआ। तुम यहाँ? मुझसे आप कहना ना जाने कब का छोड़ चुका था। जी आज आखिरी पेपर था, तो पेपर के बाद यहाँ चलिए। काफ़ी दिनों से आप ही से मुलाकात भी नहीं हुई थी, इसने दरवाज़ा खोलते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। और मुझसे भी नहीं, दुरख ने बेसाख्ता कहा। मेरा मतलब है मुझसे भी बहुत दिनों से तुम्हारी मुलाकात नहीं। मैं तो सोच में पड़ गया कि कहाँ गायब हो गई हो तुम। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर खुशी हुई। धनक भाभी भी आई हैं? इसने मुस्कुराते हुए इसके साथ कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, जबकि इसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और अंदर चली गई। जबकि तुरक का दिल चाह रहा था उसे बताया कि पिछले 15 दिनों से उसे न देखकर कितना बेचैन था। पिछले 15 दिनों से वो सिर्फ इसके बारे में सोच रहा था, सिर्फ इससे मिलने का ख्वाहिशमंद था। बस एक नज़र से देखना चाहता था कि कितनी बेचैनी सवार थी इसके जहनो दिल पर, सिर्फ इसलिए कि वो इसकी निगाहों के सामने नहीं थी। और आज इतने दिनों के बाद इसे अपने सामने देखकर इसका दिल चाह कर इसे अपने सीने में कहीं छुपा ले, सारी दुनिया से दूर कहीं ले जाए, वहाँ जहाँ इसके और अब्रिश के अलावा कोई भी ना हो। अब वो जल्द से जल्द इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। अब्रिश से दूर रहना इसके लिए नामुमकिनात में से एक था। इसके बाबा भी तुरक को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से एक उम्मीद थी कि शायद अगर वो अब्रिश का रिश्ता इनसे मांगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। अच्छा जी। तुरक ने आते कासिम को ढूंढना चाहा तो इसे रूम में मिला। बाहर मेहमान आए तुम्हारे और तुम यहाँ अंदर बैठे हो, खैरियत तो है?
मैं इसके साथ सोफे पर बैठते हुए बोला तो कासिम मुस्कुरा दिया। यार लड़कियों में मेरा क्या, मैं तो बस यही बात सोच के खुश हो जाता हूँ कि रानी आजकल बहुत खुश है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। सच में मैं अब्रिश का बहुत एहसानमंद हूँ, इतने ऐसे दिनों में इसने मेरा बहुत साथ दिया, वरना ये जॉब और साथ में रानिया की इस कंडीशन में ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कासिम खुशी से इसे बता रहा था, इसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं थी। इसे देखकर दुर्ग को बहुत खुशी हुई। अपनी सारी टेंशन फैलाकर इसने रानी का कितना ख्याल रखा। तुम्हें पता है कितने दिन पहले इसकी मंगनी टूट गई? जानते हो एक लड़की पर क्या बीती है जब इसका तयशुदा रिश्ता टूट जाए? कासिम को कुछ दिन पहले रानी से इसे पता चला कि अब्रिश का रिश्ता टूट गया। जबकि बात जानने के बाद दुर्ग का तो जैसे रंग ही उड़ गया। क्या मतलब, इसका रिश्ता कहीं तय था क्या? वो भी इसे पसंद करती थी? इसने तुम्हें बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम जानते भी मैं इसके बारे में क्या सोच रहा था? तुम्हें अंदाजा भी है मैं ताबिश के वालिदैन को लेकर इसके वालिदैन के पास जा रहा था? क्या तुम्हें अंदाजा भी नहीं कासिम? आई लाइक हर। इसे हमेशा से यही लगता था मैं इसकी फीलिंग से वाकिफ़, और इन सब के बावजूद भी कासिम ने इसे इसके रिश्ते बारे में नहीं बताया। यार मुझे नहीं पता था कि इसका रिश्ता कहीं तय है, बल्कि मुझे भी रानी ने कुछ दिन पहले बताया, वो भी जब इसका रिश्ता टूट गया। और तुम जानते हो इसका रिश्ता किसके साथ था? जिसके साथ रानी की पहले मंगनी हुई थी, इसके साथ। और यकीन करो जितनी नफरत रानी इस शख्स से करती है, इससे कहीं ज़्यादा अब्रिश करती होगी। इसे पसंद करना तो अब्रिश के लिए मुमकिन नहीं, बल्कि वो तो आज इस रिश्ते को टूटने की खुशी में पार्टी करने आई है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह अब्रिश को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम बस मेरे वाला काम मत करना यार, इसके बाप को बताओ, मेरा मतलब है मेरे ससुर जी को, अगर वो मान गए तो मान गया ना तो अब्रिश भी मान जाएगी। लेकिन एक बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अब्रिश कभी अपने वालिद के खिलाफ नहीं जाएगी। अगर तुम इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अजीम साहब को इस रिश्ते के लिए मनाना होगा, और मुझे यकीन है कि तुम ये ज़रूर करोगे। कासिम ने मुस्कुराते हुए इसका कंधा थपथपाया तो वो भी मुस्कुरा दी। इंशाअल्लाह। आज अब्रिश के वालिदैन की शादी की सालगिरह थी। इसी खुशी में इन्होंने दुरक को भी नीचे खाने के लिए बुला लिया। दुरक तो आजकल अजीम साहब को इतना प्यारा हो गया था कि वो हर बात में इसे शामिल करते हैं। इनका बस चलता तो इसे अपना बेटा ही बना लेते। कुछ ऐसे मकसद दुरक का भी था। वो दुरक पर इतना यकीन करने लगे थे कि वो जैसे इसे अपने घर बिठा कर अपने साथ कभी चाय पिलाते तो कभी खाना खिलाते। लेकिन इस सब के बावजूद भी दुरक बहुत एहतियात से काम ले रहा था। इसने कभी अब्रिश का जिक्र भी नहीं किया इनके सामने। खाना खाने के बाद अब्रिश ने बर्तन समेटे तो बाबा ने इसे चाय बनाने का कह दिया। वैसे क्या करती है आपकी बेटी? अंकल मुझे तो बहुत ज़हीन लगती है। दुरक ने इसे देखते हुए कहा। अपने वादे के मुताबिक इसने आज तक किसी के सामने रानी के घर में होने वाली मुलाकात का जिक्र नहीं किया था, ना ही पहली मुलाकात का, ना ही इसके बाद होने वाली आज तक मुलाकातों का। बेटा अभी एफएससी के पेपर देकर फारिग हुई है, अब रिजल्ट आएगा तो फिर आगे भी पढ़ेगी। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो अब्रिश ने नमा आंखों से इनकी तरफ देखा। कल तक वो इसकी पढ़ाई के खिलाफ थे। अब्रिश तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो चुके, पेपर भी तुम्हारे बहुत अच्छे हुए, तुम जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है एक्सपीरियंस हो जाएगा नौकरी का। अंकल मेरे ख्याल में हर लड़की को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखिए अंकल, मेरी नज़र में हर लड़की को इस काबिल तो होना चाहिए कि कल को अगर इसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आता है तो इसका सामना करने के लिए तैयार है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है अंकल, कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हमने अपनी ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम ऐसा करो, मेरी ऑफिस में जॉब के लिए ट्राई कर दो। वैसे भी तुम्हारे कॉलेज से बहुत सारी लड़कियां हमारे ऑफिस में जॉब करी हैं। ताबिश ने तुम्हारे कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब के लिए लिया, और मेरे ख्याल में तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए। क्यों अंकल? सही कह रहा हूँ ना मैं? बात पैसे कमाने से, ये ज़रूरियात पूरे करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए हमेशा साबित कदम रहने की है। मेरे ख्याल में अब्रिश को कोशिश करनी चाहिए कि एक कदम आगे की तरफ उठाने की। दुरक ने बात कर मुकम्मल करते हुए अजीम साहब की तरफ देखा, जबकि वो भी खामोशी से इन्हें देख रही थी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, अगर अब्रिश नौकरी करना चाहती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी कामयाबी की तरफ कदम उठा रही है। अजीम साहब ने मुस्कुराते हुए इसे इजाज़त दी। अब्रिश बेयकीनी से देखने लगी। आज वो कितनी खुश थी वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन वही खुशी मोहसिन के मंगनी टूटने वाली खुशी से भी बड़ी थी। इसे शुक्रगुजार निगाहों से दुरक की तरफ देखा, जिसे देखकर वो मुस्कुराया। क्या हो गया तुम्हें? अब इसका रिजल्ट भी नहीं है और तुम होकर रुखसती के पीछे पड़ गए हो। मुझे पहले पता था कि बस यही सब कुछ करने वाले हो तुम, इसलिए मैं निकाह के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अब निकाह हो गया तो तुम शादी के पीछे पड़ के बिल्कुल नहीं। जब तक वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाते और अपने आप हमें रुखसती के लिए कोई इशारा नहीं देते, हम तब तक हम बात नहीं करेंगे, ज़हरा ने इनकार करते हुए कहा। अरे माँ, ये क्या बात हुई? वो कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले? वो मेरी बीवी, और मैं जब चाहे इसे यहाँ लेके आ सकता हूँ। और सबसे अहम बात, धनक ने खुद मुझसे कहा। क्या कहा है तुमने? धनक तुमसे धनक ने खुद क्या कहा तुमने? धनक ने तुमसे खुद रुखसती के लिए कहा है? ज़हरा को यकीन ना है। जी हाँ, इसने खुद मुझसे कहा कि मैंने इससे पूछा कि अब मैं आपको घर लेकर आ सकता हूँ, तो इसने कहा मोस्ट वेलकम, और ये भी कहा कि आप बहुत स्वीट है। तुम सच कह रहे हो ना ताबिश? इसने खुद तुमसे रुखसती के लिए कहा? मेरा मतलब वो खुद भी जल्दी शादी करना चाहती है। ज़हरा शाह की नज़र से देखते हुए बोली। खुद फ़ोन मिला कर दूँ इससे बात करें? आप इनके शक पर इसने जेब से फ़ोन निकालना चाहा। पागल हो गए क्या? अब मैं इससे पूछती अच्छी लगूंगी? ठीक है, अगर वो लोग ऐसे चाहते तो हमें भी देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही जाऊँगी इन लोगों के घर। मामा ने मुस्कुरा कर कहा। ताबिश मुस्कुरा दिया। थैंक यू सो मच मामा, इसने इनके माथे पर प्यार करते हुए कहा तो ज़हरा मुस्कुरा दी। देख इदा मतलब ही है ताबिश, अब ओनू भी बिच रगड़िया कहना उन्हें मैंने किया। अल्लाह तुम्हें ऐसे खुश और आबाद रखे, और तुम्हारी पिछली ज़िंदगी का साया भी तुम पर न पड़ने दे। ज़हरा ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। आमीन, वही ने अपने सीने से लगाए हुए ताबिश ने सरगोशी में कहा। रात के 2 बजे का वक्त था जब घर का फ़ोन बजा। अजीम साहब
काफ़ी देर बजते हुए फ़ोन की तरफ मतवजा रही। शायद को फ़ोन उठा लेगी, शायद अबरिश सो चुकी थी। जो रात ਨੂੰ चुक दी तो फिर तो कहना सी कि पता नहीं अबरिश के किहड़े यार दा फ़ोन है जो अबरिश चुकन आई। वो खामोशी से उठकर फ़ोन के पास है। इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता है, वो समझ नहीं पाए थे। अस्सलाम वालेकुम, इन्होंने फ़ोन उठाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। अंकल प्लीज़ जल्दी से अबरिश को सिटी हॉस्पिटल पहुँचाएं, रानी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि किसी न किसी के अंदर इसके साथ होना बहुत ज़रूरी है और रानी को इस हालत में देखना मेरे बस से बाहर है। प्लीज़ अबरिश को जल्दी भेजें। हम सिटी हॉस्पिटल में। कासिम हड़बड़ी में बोल रहा था। शायद मर्द की आवाज़ सुनकर इसके मुंह में जो कुछ है वो बोल गया था। शायद वो जानता था कि फ़ोन पर कौन है। एक बेचैनी से चारों तरफ से घेर चुकी थी। वो खामोशी से कब से इस फ़ोन को देखे जा रहे थे, फिर जैसे होश की दुनिया में और अबरिश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अबरिश बेटा दरवाज़ा खोलो। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने पर इसने दरवाज़ा खोला। यकीनन वो गहरी नींद से जागी थी। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। इसके शौहर ने फ़ोन किया, कह रहा कि अस्पताल में तुम्हारी ज़रूरत है, इसकी बीवी को। अब वो इससे नज़र चुराते हुए बोले, क्या रानी अभी की तबीयत ख़राब है? मुझे इनके पास जाना होगा, इन्हें मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? इतनी रात को मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ इनके पास? न जाने वो किस हाल में होंगी। और कासिम भाई तो इतने कमज़ोर दिल के, रानी आपी को तकलीफ़ में देख भी नहीं सकते। ज़रा सा दर्द का कहती तो बुखला जाते हैं। अब वो मैं कैसे जाऊँ इनके पास? या अल्लाह, न जाने वो किस हाल में होगी। अब इसने परेशानी से अपने माथे पर हाथ फेरा। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ वो अस्पताल। वो एक सर्द सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी, वो इन्हें देखती रहेगी। आप मेरे साथ अस्पताल चलेंगे? इसने बेयकीनी से कहा। अस्पताल नहीं, सिर्फ अस्पताल तक चलूँगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को आधी रात को अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ, तुम चादर लेकर बाहर आ जाओ। अब वो इसे हुक्म देते हुए बाहर जा चुके थे, जबकि इनकी बात पर हैरान होती अबरिश ने फ़ौरन चादर ली और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। बाबा इसे अस्पताल छोड़कर बाहर से वापस जा चुके थे। इसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो रानी से मिलने के लिए इन्हें मजबूर कर सकती थी, इसलिए बिना इनसे कुछ कहे खामोशी से अंदर आ गई। और कुछ ही देर में रानी ने एक सेहतमंद भालू से क्यूट से बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन थिएटर से बच्चे को बाहर लाने के बाद कासिम ने इसे बेबी लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो खाला होने का फ़र्ज़ इस हद तक निभा रही थी कि कासिम को बाप होने का फ़र्ज़ भी नहीं निभाने दे रही थी। इसका बस चलता तो यहीं से बेबी को छुपा कर कहीं अपने साथ ले जाती। कासिम इसकी मिन्नतें कर करके थक चुका था, लेकिन इसे साफ कह दिया जब तक रानी को होश नहीं आता था तब तक वो कासिम को बेबी से नहीं मिलने देगी, क्योंकि इनकी लाइफ के खूबसूरत मोमेंट दोनों को एक साथ सेलिब्रेट करते देखना चाहती थी। पहले कासिम ने भी बेबी को लाने की बहुत जिद की, लेकिन फिर इसकी ख्वाहिशें सुनने के बाद अब्बर का दामन थाम लिया। क्यों अचानक रुखसती? इनके यहाँ आने की खबर मामी को जितनी खुशी भी इनकी बात सुनकर वो इतनी परेशान हो चुकी थी। वो लोग इतनी जल्दी शादी का नहीं सोच रहे थे, लेकिन ये भी सच था कि कल रात ही यासिर ने कहा था कि अच्छा अगर वो लोग जल्दी शादी के लिए कहें, क्योंकि डॉक्टर ने यासिर को अच्छी उम्मीद ना दी थी। अब शायद वो कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकते थे। इनकी कमर की हड्डी बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। अब दोबारा से एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना इनके लिए बहुत मुश्किल था। वो चाहते थे कि इनके पास इतनी भी जमा पूंजी मौजूद है, इसके साथ धनों की नहीं अच्छी जगह से शादी करा दें, और उधार कर्ज वो बहुत बाद में देख लेंगे, पहले बेटी का फ़र्ज़ अंजाम दे लें। वो दरअसल बात कुछ यूँ है कि ताबिश को कुछ वक्त के लिए दोबारा लंदन जाना होगा। वहाँ का सारा काम पाकिस्तान शिफ्ट करने के लिए शादी के बाद वो धनों को भी वहीं अपने साथ ले जाएगा। इसलिए हम शादी के बाद बात करने आए थे। और जहाँ तक धनक की पढ़ाई का सवाल है तो इसके लिए तो हम वैसे भी तैयार हैं। शादी के बाद जितना चाहे पढ़ सकती है। इसका रिजल्ट आने में भी काफ़ी वक्त बाकी है। अच्छा ये कि इस वक्त में वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ जाएंगे। सहारा ने सुलझे हुए अंदाज में बात की और इसके बाद मामूर मम्मानी को भी अच्छी लगी थी। चलो फिर करो, कल पक्की करो। मुझे कहीं नहीं जाना आप लोगों को छोड़कर। मुझे नहीं करनी शादी, मना कर दे। मैं कहीं नहीं जाऊँगी मामी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगी। आप मना कर दे शादी के लिए, मुझे करनी नहीं है शादी। धनक घर आई तो इसे आते इसके बात पता चली कि वो लोग रुखसती मांग रहे हो, तब से लेकर अब तक वो धनक बस रोई जा रही थी। एक ना एक दिन तो हर बेटी को अपने घर जाना ही पड़ता है। अब तुझे भी जाना होगा धनक। क्या लगता है कि तुझे खुद से अलग करके हमें खुशी होगी? ना मेरी जान, तू तो मेरी ज़िंदगी है। तेरे प्यार में कहीं कमी ना कर दूँ, अपनी औलाद की मोहब्बत में कहीं तेरे साथ कोई ज़्यादती ना कर दूँ। भाई ये सोच मुझे दिन रात खाई जाती थी। जब अम्मा की बातें सुनती तो ना बहुत दुख होता था। मैं हमेशा इनसे कहती थी कि मैं तुझे अपनी भांजी नहीं बेटी बनाकर पालूंगी, और मैंने साबित किया, हाँ मैं तेरी मामी नहीं तेरी माँ हूँ। एक माँ का फ़र्ज़ निभाते हुए मुझे तेरी शादी करनी होगी, और जिस तरह से रो धो कर अगर तू जाएगी तो मुझे कैसे सुकून आएगा। तो इस तरह से मत रो मेरी जान। ताबिश बहुत अच्छा इंसान है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा, तुझे बहुत प्यार करेगा, शायद हमसे भी ज़्यादा। और ख़बरदार जो तुमने एक भी आंसू बहाया, अभी जूता उछालूंगी। वह अपनी आंखों में आंसू साफ करते हुए इसके भी आंसू पोंछने लगी, जबकि मामी के रोते हुए डांटने पर वो भी हंसने लगी। रुखसती की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जहाँ यासिर और ज़ैनब अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए खुश थे, वहीं पर इनकी आंखें नम थी। शायद बेटियां ऐसी होती हैं, ना इनके आने की खुशी कोई समझ सकता और ना ही रुखसती के गम। अगर दुनिया रस्म दुनिया ना होती तो शादी को वालदैन अपने जिगर का टुकड़ा किसी दूसरे के घर भेजते। यासिर और ज़ैनब के लिए तो इनका कुल जहान थी। इनकी बेटी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जाएगी, किसने सोचा था। इसका भी रिजल्ट भी नहीं आता, लेकिन ताबिश जल्दी लंदन जाने वाला था और धनों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, इसलिए शादी की जल्दी में चाह रहा था। इसकी वापसी जल्दी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि इसे अपना सारा बिजनेस सेट करना था। इसकी कंपनी से जुड़ी बाकी कंपनियों को यकीन दिलाना था कि यह कदम इनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा, और अपना सारा कारोबार पाकिस्तान शिफ्ट करके वो पाकिस्तान में भी रहना चाहता था, क्योंकि धनक मैडम का कहना था अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगर वो लंदन में जाकर रहेगी तो इसे वहाँ की क्रिकेट टीम में इंग्लैंड को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जैसा देश वैसा बेस, और वहाँ हमेशा शाहिद अफरीदी और बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहती थी।
इसलिए ताबिश जल्दी शादी करना चाहता था कि ताबिश पहले चाहे तो इसे धनक के बगैर जाना होगा। वो नहीं चाहता था कि इसे वहाँ कितना वक्त लगेगा, जिसकी वजह से इसने ज़ाहरा के सामने इस बात की और झूठ भी बोला कि धनक भी यही चाहती है। वो झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और धनक के बगैर वो पूरी ज़िंदगी का एक दिन भी नहीं गुजारना चाहता था। वो लड़की इसकी ज़िंदगी बनती जा रही थी। आखिर कैसे वो इससे इस हद तक मोहब्बत करने लगा तो वो खुद भी नहीं जानता था। इसे तो बस एक लड़की अच्छी लगती रही और अब इसके बगैर ज़िंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं करता था। दिन ब दिन वो लड़की इसकी ज़िंदगी बनती जा रही थी, इसके लिए अहम तरीन होती जा रही थी। वो एक पल भी इसके बगैर नहीं रहना चाहता था। इसे तो पता तक नहीं था कि मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने तो बस धनक को देखा और चाहने लगा, लेकिन इस तरह से वो इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाए कि वो जानता तक नहीं था। वो धनक के साथ एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहता था, जिसमें इसके माजी का कोई पहलू शामिल ना हो। वो अपनी ज़िंदगी की इस स्याह रात को हमेशा के लिए, लेकिन शायद इस लड़की का मिलना इसके नसीब में लिखा ही नहीं था। शायद अल्लाह ही नहीं चाहता था कि वो लड़की कभी भी इसे मिले। इसे अफसोस था कि उस औरत से किया गया आखिरी वादा नहीं निभा सका, लेकिन इसने कोशिश तो की थी, हर मुमकिन कोशिश, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। सिर्फ इस लड़की की वजह से वो कितने साल अपने माँ बाप से दूर रहा। इसने इस लड़की की वजह से अपने माँ बाप तक को इग्नोर कर दिया। अगर वो लड़की इसकी ज़िंदगी में कभी भी मिली, वो इससे ज़रूर माफ़ी मांगेगा, लेकिन अब इसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि धनक के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, जिसमें खुशियाँ होंगी, चाहतें होंगी, मोहब्बतें होंगी। इसकी धनक होगी। वो इसे ज़िंदगी की हर खुशी देगा, इसकी हर ख्वाहिश को अपना फ़र्ज़ समझ कर पूरा करेगा। अपनी आने वाली ज़िंदगी को सोच कर बहुत खुश था, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि इसकी खुशी कितनी देर की है। वक्त ठहरता नहीं गुजर जाता, अच्छा भी और बुरा भी। इस वक्त वो बहुत अच्छे तरीके में जी रहा था, जो गुजरा था बुरा वक्त आना भी बाकी था। इस वक्त ताबिश और दुर्ग रेहान के घर पर थे। कल रेहा की रुखसती थी, यानी रेहान की शादी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि रेहान को खुद भी पता न चला। वो सोकर उठा तो बाहर दुर्ग और ताबिश को बैठा देखा। इन दोनों ने इसे बताया कि कल इसकी शादी होने जा रही है, वरना तो खुद ना वाकिफ था। इसे पता था कि मामा जो भी करेंगे जल्दी करेंगे, लेकिन इतना जल्दी? अभी कल की तो बात जब रेहान को रुखसती के लिए मना रही थी। खैर आज नहीं तो कल तो रुखसती होनी थी, इससे रेहान को कोई इतराज़ न था। जहाँ इसकी माँ खुश थी वहीं इसने सर झुका लिया। इसने हया के बारे में सोचना छोड़ दिया था। हया के लिए इसके अपने दिल में वही मुकाम वापस बनाना जो बचपन से बनाए हुए थे अब नामुमकिन सा लगता था। कहते मोहब्बतें कभी मरती नहीं, लेकिन रेहान को ऐसा लगने लगा था जैसे इसकी मोहब्बत कहीं मर चुकी है। वो जो बचपन से अपने दिल के सारे जज्बात दिल में छुपा कर इसका इंतज़ार कर रहा था, वो इंतज़ार कहीं ख़त्म हो चुका था। अब इसके दिल में कोई जज्बात ही ना थे हया के लिए। ये शादी वो सिर्फ अपनी माँ और छोटी माँ की खुशी के लिए कर रहा था, वरना हया के लिए वो अपने दिल में कोई जज्बा नहीं रखता था। हया भी बिल्कुल खामोश थी। साइमा और सोबिया से अपने साथ शॉपिंग पर लेकर गई, जहाँ इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा इसके लिए खरीदा, जो कि वो कल पहनने वाली थी। अपनी जगह हया के ज़हन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि रेहान कुछ बोल क्यों नहीं रहा। इस दिन इसने कितनी आसानी से कह दिया कि वो इससे नफरत करता है और अपना मुकाम इसकी नज़रों में खो चुकी है, और इससे ऐसी लड़की मोहब्बतों की हकदार नहीं बल्कि नफरतों के लायक है। तो कैसे वो इसकी शादी की रजामंदी दे सकता है? आखिर कैसे वो रुखसती के लिए तैयार हुआ था? तेरे वगैरह बेमरव्वा तो नहीं है ना? खुद गर्ज सेल्फिश नहीं है? यकीनन रेहान के साथ ज़बरदस्ती की गई थी, वरना घर से भागी हुई लड़की के साथ शादी कौन करता है? रेहान इसके लिए क्या सोचता है क्या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे फ़र्क पड़ता था अपनी माँ से, जो उसकी रुखसती का सुनकर बेहद खुश थी। रेहान ने रुखसती का ऐलान करके जैसे सोबिया को एक बार नई ज़िंदगी दी थी। इस वजह से आजकल सोबिया इतनी खुश थी कि वो हया की गलती को भुलाकर इसकी रुखसती के बारे में सोच फिक्रमंद थी। जबकि अपनी माँ की खुशियों में खुश रहने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका दिल उदास था। और इसका दिल उदास कैसे ना होता? इसका बेस्ट फ्रेंड इसके सामने ज़िंदगी से हाथ धो चुका था। हाले भी बेस्ट फ्रेंड का रोना पिया होया उन्होंने। बेस्ट फ्रेंड इदा का होंदा कि जेड़ा तेन उकसावे गलत काम करने वास्ते। इसने गलती की थी, इसे पता था इसकी गलती बहुत बड़ी है। रेहान शायद इसे कभी भी माफ़ ना करे, लेकिन वो वसी को भूल नहीं पा रही थी। अगर वसी के साथ घर से नहीं भागती तो शायद आज वो जिंदा होता। इसके दिमाग में दिन रात बस एक ही बात गर्दिश करी थी कि इसकी वजह से इसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका था। तू भी मर जा, खुदकुशी कर ला, सारे से सौखा हो जाएगा। इसकी मौत की वजह हया थी, लेकिन उस्मान ने तो ये भी कहा था कि इसकी वजह से वो मर गया तो क्या हुआ? वो तो अपने दोस्त की कातिल थी। हया खुद भी जानती थी कि वसी एक दोस्त से बढ़कर कुछ कभी भी नहीं रहा था। वो इसे एक दोस्त की तरह ही चाहती थी, और अगर वही दोस्त इसका बेस्ट फ्रेंड इसका हमसफ़र बन जाता तो इसमें कुछ गलत ना था, लेकिन इसने गलत कदम उठाया था। तो जेड़ा बेस्ट फ्रेंड सारी जिंदगी उन्हें रेहान के अंदर ही लाख लाना तेरे ते, तू ऐसा कर जेड़े जेड़े बेस्ट फ्रेंड बना दे, फिर सारे हमसफ़र बना ली लानती है। जिसके लिए वो पछताई थी, क्योंकि इसकी गलती की वजह से वो ना सिर्फ अपनी माँ की नज़रों में गुनाहगार बन चुकी थी, बल्कि अपनी शौहर की नज़रों में भी इज़्ज़त का मुकाम खो चुकी थी। इसे पता भी न चला दिन कैसे गुजर गए। इसकी माँ इसे अपने साथ लगाए फूट फूट कर रो रही थी। आज वो मुकम्मल तौर पर रेहान की दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। हर एक हंसी इस हसीन दुल्हन की तारीफ कर रहा था। रुखसत होकर इसी घर में वापस आने वाली थी, लेकिन फिर भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इन्हें इस तरह से रोते देखकर ज़हरा को भी अपनी रुखसती का सोच सोच कर रोना आ रहा था, जबकि ताबिश इसे रोता हुआ देखकर परेशान हो चुका था। लेकिन ज़हरा बेगम ने बहुत मोहब्बत से इसे अपने साथ लगाते हुए समझाया कि हर लड़की की ज़िंदगी में दिन ज़रूर आता है। रुखसती के बाद ताबिश लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, क्योंकि ज़हरा को जल्दी घर पहुँचना था और बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो बस इसका दिल रखने के लिए इसके दोस्त की शादी में आ चुके थे। इसलिए रुखसती के फ़ौरन बाद भी लोग अपने घर के लिए निकल चुके थे। हया सजी सवरी दुल्हन बनी इसके कमरे में बैठी गैर इरादी तौर पर इसका इंतज़ार कर रही थी।
आज इसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। रेहान इससे बहुत नाराज़ था। शायद कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसका शौहर था। कल तक हया बहुत घबराई हुई थी। ये सोच कर हल्कान हुए चाह रही थी कि वो इस शख्स की साथ ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। वो कैसे रहेगी ऐसे इंसान के साथ जो उसे आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी की ज़िंदगी दे रहा है। लेकिन इसके वक्त इसके ज़हन में ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो दुल्हन बनी बेपनाह हसीन लग रही थी। इसकी बहुत सारी सहेलियाँ आई थी, लेकिन उज़्मा कहीं नहीं थी। इसके निकाह के 2-3 दिन के बाद इसे इसका फ़ोन आया। इसने इसे फ़ोन पर बहुत सारी बातें सुनाते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से वसीम मर गया और तुम किसी और के साथ शादी करके बैठ गए हो। वो तुम्हें एक खुशहाल ज़िंदगी, आसान ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहा था। उस्मा की बातों ने इसे बहुत दिल बर्दाश्त किया। लेकिन इस वक्त वो उस्मा की सारी बातें अपने ज़हन से फरामोश किए रेहान का इंतज़ार कर रही थी। वो कल तक बहुत डरी हुई थी, ये सोच कर कि ना जाने इसके साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन आज जब वो रुखसत होकर इसके कमरे में आई तो अपने ज़हन से हर मनफी सोच को झुठला चुकी थी। वो कोई गैर नहीं बल्कि इसका शौहर था। इसके बचपन का दोस्त अब इस हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी थी। इसका अच्छा बुरा रेहान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सुबह तक वो बहुत घबराई थी। वसी को भुलाना आसान नहीं था, लेकिन सारी ज़िंदगी से याद करते हुए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देना कहाँ का इंसाफ था। वसी हमेशा इसकी यादों में रह गई, एक अच्छी याद बनकर। लेकिन वसी के लिए अपने रेहान के साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोच नहीं सकती थी। इस दिन भी रेहान की वो सारी बातें इसकी इज़्ज़त बचाने के लिए थी, इसे जेल से बचाने के लिए थी। वरना रेहान किसी से नफ़रत तो नहीं करता था, बस एक अच्छा इंसान था। इसका बेहतरीन दोस्त। शायद इसकी ज़िंदगी इसके साथ अच्छी गुजरती, लेकिन इसके बाद वो अपनी माँ से कभी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहती। लेकिन आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि इसने अपनी माँ की बात का मान रखते हुए ना सिर्फ रेहान से शादी की, बल्कि इसे बतौर शौहर कबूल किया। न जाने साजिदा में कितनी बार रो कर खुदा से माफ़ी मांग चुकी थी। अब रेहान से माफ़ी मांगने का इरादा रखती थी। वो जानती थी कि रेहान इससे नाराज़ है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। वो इसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। कल शाम की फ़्लाइट से वो दोनों इस्लामाबाद जाने वाले थे, लेकिन अब वो डिले हो चुकी थी, क्योंकि रेहान के बहुत ही करीबी दोस्त ताबिश की शादी थी। वो जुमे के बाद ही यहाँ से जाने वाला था। और रेहान ने फैसला कर लिया कि यहाँ से जाने के बाद भी रेहान के साथ एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करेगी, जिस पर वसी का नामो निशान भी नहीं होगा। अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए पिछले 2 घंटे से रेहान का इंतज़ार में बैठी थी। लेकिन न जाने वो कहाँ था जो अभी तक नहीं आया था। 2 दिन के बाद इसकी रुखसती थी। इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। इसका घर बदलने वाला था। हमेशा के लिए ताबिश की होने जा रही थी। ना जाने इसका कल कैसा होगा। नए लोग, इस नया घर, इसकी तो सारी ज़िंदगी बदलने वाली थी। इस वक्त इसके दिल दिमाग पर ताबिश सवार थे। उसे सवार करने वाली कोई और नहीं बल्कि अब्रिश थी, जो हर थोड़ी देर बाद इसे आकर कहती कि तुम्हारा हमसफ़र है, आगे फ्यूचर में तुम्हारा सब कुछ होगा। और अब्रिश की करनी थी कि वो काफ़ी हद तक ताबिश के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। और अब्रिश ने समझाने की कोशिश की कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक शादीशुदा लड़की होगी, जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। इसे पूरा एक घर संभालना होगा, जिसमें सिर्फ इसका शौहर ही नहीं बल्कि सास और ससुर भी हैं, जिन्हें अपने माँ बाप की तरह देखना इसका फ़र्ज़ है। इसके माँ बाप भाई एक शख्स की गलती की वजह से मारे गए, लेकिन ताबिश ने इसे ना सिर्फ माँ बाप वापस किए बल्कि रेहान और दुर्ग जैसे 2 भाई भी दिए, जिसकी शादी में सगे भाइयों के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। रेहान की अपनी शादी भी आज ही हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले तो वो घर वापस आई थी रेहान की शादी अटेंड करके, और अपने साथ अब्रिश को भी लेकर गई थी। रेहान और हया दोनों ही इस शादी से खुश नहीं लगे थे, लेकिन अब्रिश ने कह दी शायद वो लोग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करे, अपनी फीलिंग छुपा कर रखते हैं। क्योंकि परसों रात फ़ोन पर ताबिश ने से बताया कि रेहान बचपन से हया से बहुत मोहब्बत करता है। वो बचपन से इसकी मंगेतर और अब इसकी बीवी बनने वाली। लेकिन कुछ दिन पहले जब रेहान का निकाह था, तो हया घर से भाग गई, जो सिर्फ इनकी गलतफहमी थी। इस दिन हया की कोई दोस्त इस हादसे में अपने जान से हाथ धो बैठी, जिसकी वजह से हया इसी दिन अपनी शादी छोड़ के अस्पताल चली गई, और लोगों ने बातें बना ली कि वो भाग गई। न जाने इस दिन इस पर क्या गुजरी होगी, जिसने अपनी इतनी अजीज़ दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। जब से इसे हया की दोस्त का पता चला, वो अब्रिश के और भी करीब, बहुत करीब होती जा रही थी। अपने वालिदैन भाइयों के बाद अब वो किसी को भी कभी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन आजकल अब्रिश के साथ इसे बहुत कम वक्त मिल रहा था। कॉलेज की तो छुट्टियां थी, लेकिन अब्रिश नौकरी कर रही थी, वो भी ताबिश के ऑफिस में। ताबिश ने फ्रीडम दी थी कि वो जब चाहे अब्रिश से बात कर सकती है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं। शायद वो भी जानता था इन दोनों की दोस्ती किस हद तक है। अब तो अक्सर जब ताबिश का फ़ोन आता है, वो हर बात में ये कहती कि आपके ऑफिस और जॉब की वजह से मेरी सहेली मुझसे दूर हो गई है। जिस पर ताबिश मुस्कुराते थे, क्योंकि वो समझने लगा था कि अब्रिश की नौकरी की वजह से इसका अपना दोस्त है, कि ये दो अब्रिश में दिलचस्पी रखता है, वो इसे पसंद करता है और जल्दी शादी के लिए रिश्ता भेजने वाला है। लेकिन आजकल दुर्ग के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे लंदन बुला रहे थे, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था। वो इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। रेहान और ताबिश हर मुमकिन तरीके से समझा चुके थे कि जैसे भी जो भी हो तुम्हारे बाबा है, और इनका ख्याल रखना, इनसे मिलने जाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल इसे समझाते हुए आकर अब कहीं जाकर मैं इनकी बात के लिए राज़ी हुआ था। वो अपने बाप से मिलने के लिए लंदन जाएगा, और इसके बाद अब वापस आकर अब्रिश का रिश्ता मांगा जाएगा। वो अब्रिश से अपनी मोहब्बत का इज़हार न जाने कितनी बार करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन नहीं कर पाया। पर इसने फैसला किया था कि जो भी हो जाए, इसे अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करेगा, और किसी कहेगा कि वो इसका इंतज़ार करे, वो जल्दी वापस आएगा सिर्फ इसके लिए। और इसे अपनी मोहब्बत का इंतज़ार करने के लिए परसों का दिन चुना, जब इसके भाई की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली थी। इसी दिन वो भी अपनी मोहब्बत का इज़हार अब्रिश से करके इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रहा था। इसे यकीन था वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन कहीं न कहीं दिल में थोड़ा डर भी था, कहीं वो इसकी मोहब्बत को कबूल करने से मना ना कर दे। वो जानता था वो अपने बाबा से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और बेटी अपने बाप को चाहती है,
और कभी इनका दिल नहीं दुखाना चाहेगी। यही वजह थी कि वो अजीम साहब के बहुत करीब होता जा रहा था। अजीम साहब भी अभी से अपने बेटे की तरह अजीज़ जाने लगे थे। अब अक्सर शाम को इनके साथ बैठकर चाय पीता था और अजीम साहब ना जाने से कौन कौन सी बातें करते थे। एक दिन तो मोहसिन के बारे में बात करने लगे, किस तरह से इसने इनका दिल दुखाया, वो कितना एतबार करते थे इस पर, और इसने दुबई में जाकर किसी और लड़की से शादी कर ली। उनकी बेटी की उम्र से तकरीबन 17 साल बड़ा था, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ किया। तो बेटी का दुश्मन थे तो आप सी ना, और वो इसके हाथ में अंगूठी पहनाकर दुबई जाकर किसी और लड़की से शादी कर ली। इसने सिर्फ इनको नहीं बल्कि अपने वालिदैन को भी धोखा दिया। लेकिन इन सब बातों के जवाब में क्या कह सकता था, बस इतना ही कहा कि ज़रूर अब्रिश की ज़िंदगी में मोहसिन से बेहतर हम सफ़र लिखा होगा, और शायद अल्लाह ने अब्रिश की ज़िंदगी आसान करने के लिए मोहसिन और इसके रास्ते अलग कर दिए। और खुद अजीम साहब का भी ये कहना था कि ज़रूरी इनकी बेटी की ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान लिखा होगा, इसलिए मोहसिन इनकी ज़िंदगी से दूर चला गया। आजकल तो अब्रिश पर भी ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, बात बात पर गुस्सा करने से डांटते नहीं थे। अम्मी पर गुस्सा करना बहुत कम हो चुका था, अब तो ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारते थे। इनकी बदलती रूटीन की वजह से अम्मी और अब्रिश बहुत खुश थी, और अब्रिश को लगता था कि इसके बाप में ये तब्दीली की वजह कहीं ना कहीं दुर्ग है, जिसकी वो बहुत शुक्रगुजार थी। हाँ होने मोहसिन चंगा नहीं लग रहा, मोहसिन सौ बुराइयाँ नजर आ रही, लेकिन हाले मोहसिन वापस आई हुए ना, तो अंधे वगैरह गंदे आदमी ने ना तीधा रिश्ता हाथ चला के फिरना क्या करी थी। हमेशा की तरह आज भी पहला सवाल यही था, ना तो इसे अपने दिल की बात कह सकता था, ना ही ऐसी वैसी कोई भी बात कर सकता था जिसकी वजह से इसके जहन में इसका बुरा इमेज क्रिएट हो। आकी कह रहे हैं कैसी हो, हमेशा की तरह आज भी पहला सवाल यही था। कैसी हो पूछो जी। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। वैसे मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। आज अब्रिश कह रही थी कि जो गंदे हस्बैंड होते हैं ना, वो अपनी वाइफ को बार बार बात बात पे डांटते, गुस्सा करते और मारते भी हैं, और कह रही थी कि तुम्हारी हरकतें तो वैसे भी मार खाने वाली। इस सिलसिले में मुझे भी आपसे पूछना था कि आप मुझे गंदे हस्बैंड की तरह मारोगे या डांटा करोगे। अगर ऐसी बात है तो अभी से बता दें, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं डांटता, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मामी कभी गुस्सा हो जाती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझसे प्यार नहीं करती। तेज़ तेज़ बोलने पर इसे अचानक याद है कि इसके सामने मामी 2 बार इसे ना सिर्फ डांट लगा चुकी, बल्कि 2 बार जूते की तरफ इशारा कर इसका मुंह बंद कर चुकी हैं। इसलिए सोचते हुए बोली, साहिली साहबा को बात बनाने का बोला था, ये तो बात बिगाड़ी है। इसे अब्रिश याद है कुछ दिन पहले ऑफिस में इसने अब्रिश से कहा था कि इसे थोड़ी सी अक्ल दे और इसके दिल में इसके लिए क्या है वो जानने की कोशिश करो। यहाँ तो मारपीट की बातें कर रही थी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें यहाँ कोई नहीं डांटेगा, ना ही कोई मारेगा। मैं तो हरगिज़ नहीं, मैं कोई गंदा हस्बैंड थोड़ी हूँ, और प्यार की भी यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मेरे अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिनका प्यार तुम्हें यहाँ से मिलेगा। इसकी बातों पर वो लबदबाते मुस्कुराते हुए बोल, इसे कैसे अपनी फीलिंग समझाए, किस तरह से अपने दिल की बातें इससे करे। मोहब्बत ने जहाँ इसे ज़रूरत से ज़्यादा लाडला कर दिया था, वहीं 2 बातों के अलावा तीसरी बात समझाना भी इसे बहुत मुश्किल था। लेकिन अपने मासूम दिल का क्या करता जो बुरी तरह से इस पर फ्लैट हो चुका था। अब तो एक दिन भी इससे बात ना करे तो इसकी सुबह रोशन नहीं होती थी। बस 2 दिन के बाद वो हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी, और ऊपर से इसके बचपन और बेवकूफ़ियों को सोच सोच कर ताबिश परेशान भी था। वो कैसे संभालेगा, और वहाँ तो वो इसके साथ बिल्कुल तनहा होगा। मामा भी नहीं होगी, वरना वो इसे ज़रूर इसके और ताबिश के रिश्ते के बारे में बता दी, इन दोनों के रिश्ते की गहराई को समझाती। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, अब इसको ये सब बहुत मुश्किल लगने लगा था। इसने कमरे में कदम रखा तो सामने अपने बेड पर हया को सर्द निगाहों से देखा। इसका दिल एक बार फिर से ख़राब होने लगा। ये सारे ड्रामे कमरे से बाहर के लिए हैं। तुम बेफजूल में अपनी नींद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। उठो यहाँ से जाकर चेंज करो। तुम्हें इस तरह से दुल्हन बने देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरे दिल में। वो ज़्यादा देर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जो बात इसके दिल में थी फ़ौरन ज़ुबान पर ले हया ने आज तक इसका इतना सर्द लहजा महसूस नहीं किया था। उन तो यही महसूस करेंगी तो गुस्से में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था, लेकिन आज वो हया का पूरी तरह से दिल दुखा रहा था। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आइसर उठो यहाँ से और साफ़ करो ये बेड, सोना है मुझे। वो गुस्से से घूरते हुए बोला, लेकिन आवाज़ इतनी कम थी कि शायद ही कमरे से बाहर गई होगी। बेख्तियारी हया की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे पता था रेहान इससे नाराज़ होगा, लेकिन इसे कभी बेइज्जत नहीं करेगा। वो तो अपने दिल से हर किस्म की गलत सोच और पुरानी बातें निकाल कर इसकी सेहत सजाए बैठी थी, लेकिन रेहान शायद अभी तक पुरानी बातों के ज़ेर असर था। हया को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वो रेहान के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रही थी। इसने वसी को कभी दिल से नहीं चाहा, वो सिर्फ इसका दोस्त था, लेकिन शायद इस बात को रेहान को यकीन दिलाते से पूरी ज़िंदगी गुजर जाती। हाँ बीबी, हर जिंदगी तेरे मुताबिक नहीं गुजरती कि तू तेरा दिल होया तू रेहान छड़ के भजना तो तू भज गई। जो हुण तेरा दिल होया कि तू रेहान नाल ब्याह कर लिया, सारी जिंदगी सैट होई वे, हुण तू रेहान दे नाल सही होने की कोशिश करी तो रेहान तेरे नाल मिनटां च सही होई। ऐसे नहीं होता। हाँ उसे कभी यकीन नहीं दिला सकती थी। वो सिर्फ एक दोस्त के साथ घर से भागी, वो भी अपने निकाह वाले दिन। वो न जाने किन सोचों में थी जब इसे अपने बाजू पर रेहान की उंगलियां धंसती हुई महसूस हुई। वो गुस्से का भरपूर इजहार करते हुए इसे बाजू से पकड़कर बेड से खड़ा कर चुका था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा ये रूम साफ़ करो, और अब भी इस बेड पर कोई चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए, और तुम अपना इंतज़ाम करो। 2 दिन तक जहाँ सो सकती हो सो जाओ, क्योंकि इस्लामाबाद जाने के बाद मैं तुम्हारे अलग कमरे का इंतज़ाम कर चुका हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं कर सका, तो बेहतर है कि तुम्हें जहाँ जगह मिले तुम वहाँ सो जाओ। हम अलग कमरे में क्यों रहेंगे, और मैं सोफे पर क्यों सोऊं?
हया शायद इसकी बात को समझे बगैर बोल रही थी। ये शायद रेहान का बर्ताव सब कबूल करना इसके लिए मुश्किल था, लेकिन रेहान की अगली बात ने इसको रूह तक घायल कर दिया। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मरे हुए आशिक की रूह को तकलीफ पहुंचे। इसकी रूह तड़पती रहे कि तुम अपने शौहर के साथ एक कमरे का एक बेड शेयर कर रही हो, और मैं किसी मरे हुए इंसान की रूह को तकलीफ नहीं देना चाहता। यकीनन तुम भी ऐसे चाहती होगी। अभी तुम्हारे आशिक को मरे हुए दिन ही कितने हुए। सो जाओ, जाओ जाकर सोग मनाओ, जाकर आशिकी नहीं पाओ। रेहान की बीवी बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसे धक्का देते हुए सोफे की तरफ धकेल कर खुद ही बेड साफ करने लगा। वो जानती थी वो इससे बदगुमान है, लेकिन इस हद तक न जाने कि उसे यकीन था कि रेहान को जब बताया कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करती तो वो इसका यकीन करेगा। चल खुश फहमी है जो बैठी रहे, उसे खुद की नज़रों में रुस्वा नहीं होने देगा। लेकिन रेहान ने तो उसकी रूह भी घायल कर दी। अपने अल्फाज से, अपने रवैये से, अपने लहजे से वो खामोशी से इसकी हरकतों को देख रही थी। और रेहान इसे नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ था। नज़ारा हो गया मेरा। नहीं जाना चाहती तुम चेंज करने के लिए तो मैं लाइट ऑफ करूँ। सुबह अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। डॉक्टर ने इनकी हालत कदरे बेहतर बताई, लेकिन तुमने तो जीने के लायक भी ना छोड़ा था। वो भी निश्तर चुप होने से परहेज़ नहीं कर रहा था, शायद ठीक ही कर रहा था। वो इसी लायक थी। हया आंसू बहाती अब भी इसी को देखे जा रही थी जब अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। किरण वो सोने के लिए लेट चुका था। वो चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ के दिल उदास हो चुका था। हर लड़की की तरह इस रात का इंतजार इसे भी था, लेकिन शायद इस रात को शौहर की पनाह में हसीन बनाने की वो हकूक खो चुकी थी। रेहान ने इसे बीवी के तौर पर कबूल तो कर लेते, लेकिन सबके सामने वो इसकी नज़रों में कोई औकात नहीं रखती थी। और वैसे भी एक भागी हुई लड़की की क्या औकात होती है। वो जो रेहान से उम्मीद लगाए बैठी थी सब टूट चुकी थी। रेहान ने खुद शादी के लिए हाँ तो कर ली, लेकिन वो इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन फिर भी मजबूर था, इसे रिश्ता निभाना था, क्योंकि इस रिश्ते के साथ और भी कई बज़कीज़ा रिश्ते जुड़े थे जिन्हें निभाना फ़र्ज समझता था। वो अपने से जुड़े रिश्तों से मोहब्बत करता था और रिश्तों की तकलीफ देना इसके बस से बाहर था। न जाने कितनी देर वहीं बैठी रोती रही, और यूं ही रोते रोते इसकी आँख लग गई। सुबह आँख खुली तो अजान हो रही थी, लेकिन रेहान बेड पर नहीं था। शायद नमाज़ पढ़ने गया। वो सोचते हुए खुद भी वज़ू की नीयत से उठी। नमाज़ पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो मांगने के लिए कुछ था ही नहीं। सब कुछ खो चुकी थी। रेहान की नज़रों में अपना एहतराम, इसकी नज़रों में लफ्ज़ों में न बयान होने वाली मोहब्बत, व खामोश मोहब्बत जो बचपन से हर दिन इसने की थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो रेहान उसका रिश्ता कितने दिनों पर कायम है। वो तो शायद ये ड्रामा सारी ज़िंदगी करता रहता अपने ऐसे रिश्तों के लिए। शायद रेहान सारी ज़िंदगी समझौते को निभाता, अपनी माँ की खातिर कभी सामने से आवाज़ तक न उठाता। लेकिन इसने रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी, अपने आप में बेहतरी की दुआ की। अल्लाह के हज़ूर आंसू बहा बहा कर जाए नमाज उठाकर उसे उठकर बाहर आई, जहाँ इसकी माँ इसका इंतज़ार करती। इसलिए अपने चेहरे पर चाहतों के रंग सजाने की कोशिश की। वो हर मुमकिन तरीके से इन्हें मुतमिन कर रही थी कि वो रेहान के साथ बहुत खुश है। रेहान के रवैये के बारे में अपनी गलती से भी इन दोनों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि गलती इसकी अपनी थी, ये इसकी गुनाहों की सज़ा थी जो आज इसे मिल रही थी। इसने हर मुमकिन तरीके से इन्हें मुतमिन किया और कहा था कि इनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत हसीन होगी। वो रेहान के साथ ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत सफ़र शुरू कर चुकी है और बहुत कम झूठ बोलती थी, और जब भी झूठ बोलती थी इसकी माँ इसे पकड़ लेती थी। लेकिन आज इसने झूठ बोलने में महारत से काम लेके इसकी माँ भी खुशी से वारी सदके जा रही थी। वो इन दोनों के सामने साबित करने में कामयाब हो चुकी थी कि रेहान के साथ बहुत खुश है। लेकिन कमरे में आने के बाद न जाने क्यों अपने झूठों पर वो फूट फूट कर रोने लगी। और क्यों ना रोती, जो जो झूठ बोल कर बाहर से अंदर वापस आई थी वो सब कुछ सच हो सकता था अगर वो एक गलती ना करती। रेहान के निकाह में आने के बाद इसे रेहान और वसी में फ़र्क समझ आया। वो वसी को कभी नहीं चाहती थी। कल रात तक वो खुद को वसी के गुनहगार समझ रही थी, लेकिन आज इसे वसी अपनी खुशियों का दुश्मन लग रहा था। वो सिर्फ खुद नहीं मरा था, बल्कि इसकी सारी खुशियाँ मार गया था। रेहान का एतबार मार गया था। क्या सारी ज़िंदगी अपनी माँ को झूठे एतबार दिलाती रहेगी? क्या रेहान सारी ज़िंदगी इससे यूँ ही मुँह फेरे रहेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। इससे गलती हुई थी अनजाने में शायद, या गुनाह कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हर गलती की एक सज़ा होती है, हर सज़ा की एक मुद्दत। रेहान इसे कब तक सज़ा देगा? कब तक कोई इसे मुँह फेरे रहेगा? एक ना एक दिन तो हया इससे माफ़ी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। हाँ, मैं माफ़ी मांगूंगी रेहान से। मैं सारी ज़िंदगी ऐसा आया ही नहीं झेल सकती। मैं रेहान को मनाऊंगी। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। सारी ज़िंदगी अपने माँ के सामने झूठा ड्रामा नहीं कर सकती। इन सब खुशियों पर मेरा भी हक है। मुझसे गलती हुई है, लेकिन अपनी खुशियों को मैं खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मैं रेहान से माफ़ी मांगूंगी। कितनी बार अपनी नफ़रत का इजहार करेंगे मुझसे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं? एक ना एक दिन तो थक जाएंगे। मैं अपनी मोहब्बत से इन्हें मजबूर कर दूंगी। अपने लफ्ज़ों पर खुद में सोच में मुब्तला हो चुकी थी। क्या वो रेहान से मोहब्बत करती थी? पहले तो तेन लेकिन लगता सी, ते हुण ते मोहब्बत हो गई तेन। रेहान तो हमेशा से इसका फेवरेट था, इसका बेस्ट फ्रेंड, इसका साथी, हर प्रॉब्लम में इसका साथ निभाने वाला, इसकी हर चीज़ में इसकी हेल्प करने वाला। वो तो हमेशा से इसी का था। वो खुद ही से समझ नहीं पाई थी। हाँ, वो खुद रेहान की मोहब्बत को समझ नहीं पाई थी, और ना ही अपने दिल में छुपे रेहान के लिए जज्बात को। तो रेहान डिज़र्व ही नहीं करती सी बीबी। वो पागल सी तेरा आग करी थक्या टुटिया आके तेरियां असाइनमेंटां बना रहा, करी तेरे वाल बना रहा, तो करी तेन कुछ कर रहा। उन्हें तेन गोद लिता है, तू इस लायक नहीं सी। औकात दिखानी थी, तुमने दिखा दी। क्यों वो रेहान से रूठ जाती थी? क्यों इसे किसी और से बात नहीं करने देती थी? क्यों इसे कहती थी कि वो सिर्फ इसकी दोस्त है? रेहान इसकी क्लास वालों से मिलकर हेलो कहा तो कितना बुरा लगा था, कितना लड़ी थी वो इससे। जब रेहान एक हफ्ते बाद घर वापस नहीं आता तो कितना झगड़ा करती थी। वो हमेशा सर झुकाए इसके बात को मान लेता, कभी बहस नहीं करता था। क्यों था ऐसा? वो क्यों इससे लड़ती थी? ऐसे कभी किसी और का होने नहीं दिया। हाँ, वो मोहब्बत ही थी।
कि इसके दिल के अंदर छुपी हुई थी, क्यों वो इसकी मोहब्बत को पहले नहीं देख पाए। क्योंकि क्यों रेहान की मोहब्बत को गुलामी का नाम देती रही। वो इसे शादी के बाद नौकरी नहीं करवाना चाहता, तो कितने गलत तरीके से वसी इस बात को इस्तेमाल करके। वसी अच्छा इंसान था, बुरा नहीं था, बस अपनी मोहब्बत में खुद गर्ज हो गया था। लेकिन रेहान खुद गर्ज नहीं था। अगर वैसे वसी के बारे में बता देती, तो यकीन हया के खातिर इसका रिश्ता वसी से करवा देता। हाँ, वो ऐसी था, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत देने वाला। इसको समझ नहीं पाया। कोई वो इसे गलत समझती रही, और आज जब इसकी समझ में आया तब बहुत देर हो चुकी थी। आज जब खुद रेहान से मोहब्बत करने लगी तो रेहान इससे नफरत। नहीं, रेहान मुझसे नफरत नहीं करते, मैं खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। मैं इनसे माफ़ी मांगूंगी, मैं इनकी नफरत नहीं सह सकती। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे अपने शौहर के दिल में दोबारा वो मुकाम हासिल कर सकूँ। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन इस गुनाह की वजह से मुझसे मेरे रेहान को दूर मत कीजिएगा। मैं रेहान को मना लूँगी, मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूँगी, लेकिन रेहान को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगी। खुद से हद करते हुए, अपने आंसू साफ करते हुए खुद को तैयार करने लगी आने वाले वक्त के लिए। आने वाला वक्त आसान नहीं था, बल्कि बहुत मुश्किल था। लेकिन वो अकेली नहीं थी, अब इसके पास इसकी मोहब्बत की ताकत थी, खुदा से मांगी हुई दुआओं का सहारा था। इसे यकीन था कि आज नहीं तो कल वो रेहान के दिल में अपना मुकाम वापस हासिल कर लेगी। मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। और कहते हैं मोहब्बत के लिए लड़ने वालों की मंजिल मिल ही जाती है। वो भी अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने जा रही थी। उसे यकीन था कि इसकी मंजिल रेहान से ज़रूर मिलेगा। चलो देख लेने हैं। अब ऋषि ऑफिस आते सीधा ताबिश के कमरे में गई। इसने आज से छुट्टियां मांगी थी, क्योंकि आज से वो अपनी सहेली की शादी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने वाली थी। कमरे में आते इसने सबसे पहले ताबिश की टेबल पर अपनी दरख्वास्त रखी, जिसे पढ़ते हुए मुस्कुरा दिया। तो मिस अब्रिश, आपकी सहेली की शादी है जिसके लिए आपको छुट्टियां दरकार है। वो मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बोला, जबकि इसकी बात पर इसकी अपनी हंसी निकल गई। जी सर, मेरी सहेली की शादी है मेरे बॉस के साथ, तो मुझे इसके लिए छुट्टियों की ज़रूरत है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर मैं आपको छुट्टियाँ ना दूँ तो? ताबिश सीरियस अंदाज में बोला। तो सर, मैं अपनी सहेली को यहाँ बुला लूँगी। मेरे ख्याल में इस ऑफिस में आपसे ज़्यादा मेरी सहेली की चलती है। उसे एक हफ्ते पहले की बात याद दिलाते हुए बोली, जब अचानक धनकी से लेने के लिए इसके ऑफिस आ पहुँची थी। बिना ताबिश की इजाज़त लिए उसका हाथ थाम कर इसे ले गई। इसकी बात पर वो खुलकर हंसा था। अगर तुम इसे बुला लो तो हो सकता है मैं छुट्टियाँ दे दूँ। ताबिश ने मुस्कुराते हुए अपने मतलब की बात की। सॉरी, लेकिन इसका घर से निकलना बंद हो गया। ऐसा मुमकिन नहीं, अब आप अपने सारे अरमान शादी के बाद ही निकालिएगा, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मामी से कभी भी बाहर नहीं निकलने की इजाज़त नहीं देंगी। ताबिश ने बताया। 1% चांस नहीं है, वो अपनी मुस्कुराहट भुलाकर सीरियस अंदाज में पूछने लगा। सर, कुछ दिन की तो बात है, फिर वो हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगी। क्यों बेकार में आप मुझे मामी से जूते पड़वाना चाहते हैं? अब्रिश ने मुंह बनाकर कहा। कैसी साली हो तुम, थोड़ी सी मदद नहीं कर सकती मेरी? वो उम्मीद भरी नजरों से इसे देखते हुए बोला। अब भी तो नहीं कर सकती, लेकिन रात मेहंदी में कुछ कर सकती हूँ। इसने इसे थोड़ी सी उम्मीद का दिया दिखाया। थैंक यू सो मच अब्रिश, तुम दुनिया की बेस्ट साली हो, अपना मतलब पूरा होते हुए खुशी से बोला। काम के मामले में काफ़ी सख्त है, लेकिन धनक के मामले में बिल्कुल नरम मिजाज, सॉफ्ट सा। धनक का नाम लेते हुए अब्रिश ने कभी इसके लहजे में गुस्सा महसूस नहीं किया था। मेरी छुट्टियाँ कन्फर्म? वो एप्लीकेशन की तरफ इशारा करते हुए बोली, जिस पर इसने फ़ौरन साइन कर दिया। हाँ हाँ, तुम जाओ, अपनी सहेली की शादी को एंजॉय करो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इसे पेज वापस कर कुर्सी से टेक लगाकर बैठकर धनक इसे भेजकर वापस कुर्सी पर बैठकर धनक को सोचने लगा। वो अक्सर धनक से अपनी मोहब्बत की इंतहा को सोचता। वो कोई बहुत ज़्यादा हसीन तरीन लड़की हरगिज़ नहीं थी, और ना ही पर्देदार या ज़रा हमेशा सच बोलने वाली लड़की थी। वो तो एक आम सी लड़की थी जिसे मोहब्बत कर बैठा था। मोहब्बत खूबसूरती और खूबसूरती की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, एक एहसास है जिसे महसूस करते हैं महबूब अनमोल और ख़ास लगने लगता है, जिसके बाद ना तो महबूब की बुराई नजर आती है और ना ही इससे कुछ ऐसा कहने का दिल करता है जिससे इसके लबों की मुस्कुराहट छीन जाए। और ताबिश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो हर मुमकिन तरीके से अपनी धनक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता था, इसी ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वो एक बेहतरीन इंसान बनना चाहता था। ताबिश नहीं चाहता था कि धनक इसे कभी भी गलत समझे। वो चाहता था वो हमेशा इसकी मोहब्बतों के आसार में रहे। वो खुद हैरान था कि एक आम सी लड़की से इस हद तक मोहब्बत कैसे कर बैठा। क्या मोहब्बत इतनी खूबसूरत है कि जिसे पाने के लिए ज़िंदगी में कोई भी किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश न रहे। उफ धनक, तुम मुझे पागल कर दोगे। वैसे सोचते हुए अपना दिल थाम कर मुस्कुरा दिया। रेहान सुबह का गया, अब तक घर वापस नहीं आया था। सोबेर साइमा के बार बार पूछने पर आखिर इसने मजबूरी में से कॉल की। पहले 2-3 बार इसने फ़ोन उठाया ही नहीं। और फिर जब फ़ोन उठाते थे गुस्से से बोला कि हाँ, इन दोनों के सामने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई। वह इन दोनों पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत हसीन जाहिर कर रही थी। अब अगर वो इसके सामने शादी की पहली सुबह इसी तरह डांट देता तो वो लोग परेशान हो जाती, और सोबे की तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं थी। इसलिए रेहान का गुस्सा बर्दाश्त करते हुए इसे बताने लगी, कल इन दोनों का वलीमा। वो इस तरह से भी किसी को बिना कुछ बताए कहाँ गायब है। हया ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए फ़ोन पर ज़ाहिमा के अल्फाज दोहराए थे। कल हम दोनों का वलीमा था, आज आप गायब हैं। सब परेशान हो रहे, प्लीज़ जल्दी घर आ जाएँ।
मुझे बताने की कोशिश करती है, वो दोनों इसके सामने बैठी जिससे शायद वो समझ गया। मेरे दोस्त की मेहंदी है, मैं वहाँ पर बिजी हूँ, आज रात को इधर ही रहूँगा, शाम को तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, बिल्कुल तैयार मिलो तुम मुझे। हाँ ने ऑर्डर दिया। लेकिन मैं कैसे, हया ने कुछ कहना चाहा, कुछ भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं, मामा छोटी मामा के सामने तो हरगिज़ भी नहीं, जो कह रहा हूँ वो करो। मैंने कहा जब मैं वापस आऊँ तो तुम तैयार मिलो मुझे, फालतू का टाइम बिल्कुल नहीं होगा मेरे पास, शाम 6 बजे लेने आऊँगा तुम्हें। इसका अंदाज़ सख्त था। जी मैं तैयार हो जाऊँगी, वो संभल कर बोलते हुए फ़ोन रख चुकी थी। इन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त की मेहंदी पर मसरूफ़ है, काम बहुत ज़्यादा है, इसे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब ना किया जाए। और मुझे कह रहे थे कि शाम को 6 बजे तैयार हूँ मैं, वो मुझे लेने आएंगे। हयान के पास बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं बेटा, जाओ जाओ तुम जाकर तैयारी शुरू करो, आज ताबिश की मेहंदी और कल रेहान का वलीमा, दोनों दोस्तों की शादी इकट्ठे आई है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी साथ चलती, सोबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि साइमा ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करती थी। है इन दोनों की बातों में मसरूफ देखकर कमरे में आकर शाम के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। आज जिसकी इसने अपनी बाप आपको रेहान की पसंद से जाना था, वो किसी भी तरह इसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी, अपने वो मुकाम वापस पर आना चाहती थी जिसे वो खो चुकी है। इसे यकीन था आज नहीं तो कल रेहान इसे माफ़ कर देगा, लेकिन इसे हिम्मत से काम लेना होगा, अगर उसके सामने हिम्मत आ गई तो इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगी। मोहब्बत सर उठाकर गुरूर दिखाकर नहीं, सर झुकाकर आज़ी से मिलती है। अगर मोहब्बत में अना को अहमियत दी जाए तो वो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के लिए सर झुकाना पड़ता है, शिकस्त खानी पड़ती है। मोहब्बत के आगे तो बड़े बड़े शहंशाह और बादशाह सर झुका के, तो वो क्या चीज़ थी। हया ने एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की साड़ी सेलेक्ट की, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद कीमती थी, और सबसे खास बात रेहान की पसंद थी। आज शाम की महफिल में इसने इसको ज़ेबतन करने का फैसला इरादा किया। रेहान को अपना बनाने का मिशन आज से शुरू हो चुका था, जिसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार थी। अच्छा जी। ताबिश वीडियो कॉल पर इससे बात कर रहा था, जो पीले जोड़े में इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। आज तक इसने कभी से इस तरह से तैयार हुए नहीं देखा था, आज पूरी तरह वो सिर्फ इसके लिए तैयार थी। इसे इसके नाम पर सजाया जाना था। ताबिश इसका हुस्न देखते इसकी मासूमियत में कहीं खो सक गया, जबकि वो खामोशी से देखती, नजर झुकाए बैठी थी। ना जाने कि आज इसे शर्म आ रही थी, लेकिन वह ताबिश तो इसके चेहरे से नज़र तक नहीं हटा पा रहा था। निकाह वाले दिन इसे बहुत सादगी से तैयार किया गया था, लेकिन आज पीले रंग के जोड़े में फूलों का जेवर पहने वो इसे आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही, बिल्कुल मेरे दिल की शहजादी की जैसे। आज ऐसा करना, तुम मामी से अपनी नज़र उतरवा लेना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी की भी नज़र लगे। ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इसकी बातें और इसकी नज़रें थनक को नर्वस कर रही थी। ताबिश कब से बोले जा रहा था, थनक में एक लफ्ज़ बोलने की भी हिम्मत पैदा न हुई। वो काफ़ी देर इसकी तरफ से किसी बात का इंतज़ार करता रहा कि शायद वो कुछ बोले, इसे कुछ कहे, अपनी फीलिंग शेयर करे, लेकिन वो बस नज़र झुकाए बैठे रही। और फिर ताबिश ने इसकी कैफियत समझते हुए इसे फ़ोन बंद करने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद थनक अगले लम्हे ना सिर्फ फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि गहरी सांस लेती अपने आप को आईने में देखने लगी। क्या मैं सच में शहजादी हूँ जैसी? इसने हर तरफ से अपने आप को देखा। ताबिश ने इसकी कितनी तारीफ़ की थी, और इसकी तारीफ़ का सोचते हुए अपने आप को बहुत खूबसूरत तसव्वुर करने लगी थी। शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। ताबिश की नज़रों में ताबिश की बातों को सोचते हुए इसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। इससे पहले कि वो इसकी बातों को मज़ीद याद करते हुए इसकी मोहब्बत के चाह में खोती, किसी ने दरवाज़ा बजाया। अबिश कब से बाहर इंतज़ार कर रही थी कि कब इसकी कॉल खत्म हो, कब वो अंदर है। वो बाहर पैरे पर बैठी थी, किसी को पता न चले कि वो ताबिश से बात करी, क्योंकि मायूं की रस्म के बाद इन दोनों का आमना सामना फ़ोन पर बात बिल्कुल बंद कर दी गई थी। ऐसे में अबिश ही ताबिश की मदद करी थी, जबकि थनक ने तो एक अच्छी और फर्माबरदार बेटी की तरह कहा था कि सब कुछ गलत है, हमें रस्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब्रिश ने इसकी अक्ल पर मातम करते हुए समझाया कि गोल्डन पीरियड है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। यही तो मौका, कुछ अर्से बाद तुम पछताओगे कि तुमने टाइम एंजॉय क्यों नहीं किया। और इसकी बातों का असर था कि वो चुप कर ताबिश से बातें कर रही थी। अच्छा जी, चल कर ला गल्ला, हूँ तो तेरा बंदा, हूँ तो तू कर सकनी जन हक हासिल। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचे। कैसी लगी आपका एपिसोड, अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आप चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो को एंड करेंगे। सायरा रियाज, अच्छा सारा नावल, बहुत दुख हुआ कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वैसे आपका अंदाज़ इन कमेंट्स कमाल के होते हैं, थैंक यू। बस सायरा, मुझे भी इसी चीज़ का दुख है कि यार मैं अपने लिसनर्स के साथ कभी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। मैं, कोई मुझे एक लफ्ज़ का भी कमेंट करता है मैं उसको आंसर भी देती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, मैं उसको पहले भी करती हूँ, लेकिन मेरे लिसनर्स भाई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। फिर बंदा क्या करे, मेरा वैसे मरीज़ वैसे बड़ी डीमोटिवेट होती है। बुशरा आज़म, नहीं नहीं प्लीज़ आप मना मत करिएगा न्यू नावल के लिए, हम तो कमेंट भी करते हैं और आपके नावल हमको पसंद भी हैं, तो फिर ऐसा आप ऐसा क्यों करेंगी सिस्टर? यार बुशरा, आप करते हैं, कुछ लिसनर्स करते हैं, लेकिन आप बाकी का भी तो रिस्पांस देखें। मैं 2-2 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की, 1 घंटे की भी जब एपिसोड दे रही हूँ, पीछे से मुझे व्यूज़ आ रहे हैं जी 200-300-200 24 घंटे में। तो फिर आप खुद ही बताएं कि क्या मेरा दिल करेगा कि मैं इधर करूँ, रिकॉर्डिंग करूँ, या फिर मेरा ये दिल करेगा कि मैं उसको रीच को बोलूँ। उसके नॉवेल्स पे ज़्यादा ऐसे होता है, जो सिंगल एपिसोड वाले दे रही हूँ उस पर नहीं ऐसा होता। जो भी मैं रीच के नावल कर रही हूँ, हालांकि वो आप लोगों ने ये वाला तो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी नहीं हुआ था, अगर पढ़ा भी हुआ तो यार एटलीस्ट बंदा रिस्पॉन्स तो देता है। तो वो आपको नहीं मैं कह रही, ये जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया मैं उनको कह रही हूँ।
तो अब वो एक नावल मैं उसे स्पेशल अपने चैनल के लिए लिखवा रही हूँ, या वो लिख रही है मैं एज अ गिफ्ट, तो लेकिन उस पर भी रिस्पॉन्स ना आए इस तरह से 200-400 व्यूज़ के लिए, तो फिर मैं उसको नहीं ना बोलूँगी कि तुम अपना करो, टाइम मेरे लिए निकालो बल्कि मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए टाइम निकाले, तो फिर इस तरह से रिस्पॉन्स ना आए। सहर इकबाल वालेकुम अस्सलाम, इट्स अ गुड नावल। मुबशरा काशिफ वेरी नाइस। तैयबा इफ्तिखार थैंक्स। ताहा अदील सो क्यूट एपिसोड। मालिक सबा वालेकुम अस्सलाम, एपी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आया सुनकर। दुरक ने अप्रिश को देख लिया था, अभी बेचारी अप्रिश की कंडीशन, उसे लगा कि वो तो गई आज लेकिन दुरक शायद समझ गया था उसकी कंडीशन, जो उसने उससे बात ही नहीं की, और फिर वो उनके घर पहुंच गया अप्रिश के बाबा ने उसे रख भी लिया। बेचारे अब्रिश के बाबा को पैसे चाहिए थे, इस वजह से तो दूर को देखकर अब्रिश को ये फ़िक्र हो रही थी कि वो कहीं वो इसके बारे में किसी को बता ना दे। अब्रिश दी फिक्र ही नहीं मार सी, बंदा जो काम में ना करेगा जो बाद जो किसी ने फिक्र करने की ज़रूरत पवे। ताबिश भी फास्ट निकला, उसने निश्ता भेज दिया, बेचारी थाने का गुस्सा आ गया कि वही शराब शर्ट वाला, लेकिन उसके मामू ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए। फिर ताबिश कैसे खुश हो रहा था, उसका निकाह भी हो गया। वो पहली बार धनक को मिलने जा रहा था, धनक ने उसे अब्रिश समझ कर उसे अच्छी बातें सुनाई, फिर बाद में बोल देती सॉरी मुझे लगा अब्रिश है मेरे साथ। बस वो हरकतें धनक की ऐसी ही थी। बाकी अभी बहुत इंटरेस्टिंग थी, रिस्पॉन्स तो बहुत कम है नावल, बहुत ज़्यादा यार, मैं आपको बता रही हूँ 300 व्यूज़ 400 व्यूज़ कभी नहीं आए मेरे 24 घंटे में, और अब आ रहे हैं, हद ही नहीं हो गई। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। आमिर खान नावल का पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया सुनकर, सारे करेक्टर्स अच्छे हैं। आमीन दुआ में याद रखें। सहर आतिफ बहुत अच्छा नावल है, सुनकर बहुत मज़ा आ रहा है। कितनी एपिसोड और होंगे आज के एपिसोड निकाल के कल इंशाल्लाह नावल एंड करेंगे। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, नाइस नावल सिस्टर। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं ज़ैनब। यार ये भी मेरा मोस्ट 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 फेवरेट नावल बन गया है, बहुत अच्छा था। अच्छा कौन से वाला? इश्क दिल पर मेरा भी मोस्ट फेवरेट है वो, लेकिन वो जो बस बीच में जो हुआ था ना, वो कट के असमारा नहीं मैंने पसंद सी, शरियार भी नहीं पसंद सी मैंने। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत अच्छा नावल रीड करती हो आप, आई लाइक इट, थैंक यू ज़ैनब, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। तामीर खान डियर सिस्टर कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा है, ये नावल स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। ये मैं इस पे नहीं कहती स्टोरी ज़बरदस्त है, एंड पर उन्होंने दुआ लिखी होती है, इस पर से मैं उसका जवाब देती हूँ। फारिया शेख अमेजिंग, कीप इट अप। राजा राफे सो गुड नावल। फारिया शेख और राजा राफे आप लोग आज काफ़ी टाइम बाद नज़र आए, खैरियत। तामीर खान दिस नावल इज़ टू गुड। कमरोज शहक बहुत अच्छी राइटर है, मुझे इनका नावल बहुत अच्छा लगता है, ये नावल भी ज़बरदस्त था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। नो डाउट कमरोश वाकई बहुत अच्छी राइटर थी, इनके मुझे भी बड़े नावल बहुत ज़्यादा पसंद है इनके नावल।